हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे और लाइफ के अंदर कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों ने अभी फिलहाल जो है क्लास 10th के अंदर एंटर किया है। एंड मेरे को यार बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बेसब्री से इंतजार था बहुत सारे बच्चों से मिलने का। बहुत सारे बच्चों को मैंने क्लास 9th रेडियंट बैच में पढ़ाया था और ये बैच जो कि विक्ट्री बैच है दोस्तों, ये हमेशा मेरे दिल के करीब इसलिए है क्योंकि जब फिजिक्स वाला में हमने आईसीएससी की स्टार्टिंग की तो ये मेरा पहला आईसीएससी बैच था, दैट इज विक्ट्री बैच। अब कह सकते हैं एक तरीके से वापसी हो चुकी है विक्ट्री बैच के अंदर। तो स्वागत है मेरे सारे जबरदस्त वाले विक्ट्री के सुपरस्टार्स का आपके अपने प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला के ऊपर। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटोर, आपका गाइड कुणाल दिस साइड। तो बच्चों देखो कई सारी चीजें हैं, है ना। बिफोर हम काफी सारी चीजें आज हम करेंगे। आज की क्लास के अंदर काफी सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, काफी सारी चीजें हम लोग समझेंगे। कुछ सवाल मैं आपको कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, कुछ पोल्स हम लोग यहां पे करेंगे। तो देखो जो पहला क्लास है हमारे विक्ट्री बैच का, जो फर्स्ट क्लास है, हमने सोचा कि क्यों ना आप बच्चों के लिए YouTube पे लेके आया जाए, यानी पहला क्लास, ताकि आप भी देख पाओ भाई कि क्लास के अंदर भी जो पीडब्ल्यू के हमारे जितने भी ऑसम टीचर्स हैं सारे के सारे बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत लगन से, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाते हैं ना। अच्छा, अब क्या है बच्चे, जब कभी भी बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आ रहा है कि सर ऐप पे क्लास विजिबल क्यों नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है बच्चे, अगली क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे ही विजिबल होंगी, ठीक है, वहीं पे आपको दिखाई देंगी। एंड इनफैक्ट इस क्लास का भी जो रिकॉर्डेड वर्जन होता है, या फिर आप कह सकते हो जब कोई भी लाइव क्लास आप खत्म करते हो तो उस क्लास का जो रिकॉर्डिंग भी होता है ना बेटा, वो भी आपको ऐप पे मिल जाता है शॉर्टली अलॉन्ग विद द नोट्स, ठीक है, नोट्स के साथ साथ। तो फटाफट से जुड़ जाइए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे, एक बच्चा कहता है कि सर ज्योग्राफी बोरिंग है क्या? तो भैया ज्योग्राफी देखो बोरिंग बिल्कुल नहीं है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर एसएसटी के अंदर, देखो मैं सही बताऊं तो आईसीएससी में मैं इसको एसएसटी बोलता ही नहीं हूं, बिकॉज सोशल स्टडीज में अगर आप देखोगे तो सोशल स्टडीज अपने आप में एक सिंगल सब्जेक्ट कई बार साउंड करता है, लेकिन असलियत यह है कि बच्चे इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। और खासकर जब बात की जाती है हमारे आईसीएससी वाले बच्चों की, तो आईसीएससी वाले बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट्स और वैरायटी वाले हो जाते हैं ना। जैसे आपका हिस्ट्री सिविक्स एक पेपर एक तरीके से होता है, ज्योग्राफी का जो पेपर होता है ना, तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग है। हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी के साथ। तो ज्योग्राफी का एक बड़ा जबरदस्त सा टॉपिक है, बड़ा जबरदस्त सा बढ़िया सा टॉपिक है, उसको आज हम समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों की बात करेंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे, है ना। और ऐसे ही बाकी भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो सिविक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, उनको भी बच्चों हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपके मन में बस यही बात हो रही होगी सर इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? तो बच्चे ये खासियत है, अगर मैं आपको बताऊं कि जब विक्ट्री बैच हमने स्टार्ट किया था तब भी सिलेबस बहुत ज्यादा था और समय बहुत कम था, क्योंकि बैच बहुत लेट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन सिलेबस को तब भी खत्म किया था, रिवाइज तब भी कराया था बच्चों को, मैराथन्स करवाई थी, और अब तो पूरा साल है यार अपने पास, तो बहुत बहुत बड़ा समय होता है, पूरा साल, पूरा सेशन। तो आराम से सिलेबस भी खत्म करेंगे, रिविजन भी करेंगे, मैराथन्स भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। बच्चे आ चुके हैं भाई, वेलकम करेंगे बच्चों का, जल्दी से फटाफट से आ जाइए, है ना। सो बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे। सर ऐप पे क्लास क्यों नहीं लग रही? बच्चे ऐप पे क्लास लगेगी, है ना। आज पहली क्लास है बैच की, तो पहली क्लास की वजह से आज पहला क्लास जो है आपका यूट्यूब पे जा रहा है। इसका भी आपको जितना भी वर्जन है, वीडियो वगैरह है, वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। बाकी जितनी आपकी क्लासेस आएंगी ना बच्चे, वो एप्लीकेशन पे ही जाएंगी, ठीक है। हो तो बस इतना सा डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पे ही होने वाली है, यूट्यूब पे नहीं हो रही है भाई, ठीक है। सॉर्टेड है। तो आई गेस डाउट्स आप बच्चों के क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे टोपोग्राफी, डेफिनेट सी बात है, टोपोग्राफी हम लोग स्टार्ट करेंगे, टोपोग्राफी भी मैं आपको करवाऊंगा, बट ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट क्लास में टोपो शीट्स नहीं करवाऊंगा, बिकॉज टोपोग्राफी के लिए आपको अगेन बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में हम टोपो नहीं कर रहे हैं, टोपोग्राफी हालांकि मैं करवाऊंगा। 2020 यानी 20 नंबर का आपका टोपो आता है, मेरे को अच्छे से पता है चीज, है ना। और वो 20 नंबर बहुत क्रूशियल भी है आपके, तो डेफिनेटली बच्चे टोपो शीट्स और टोपोग्राफी हम लोग करेंगे, वो सारा चीज अपन क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इससे पहले कि मैं और बाकी सारी बातें बताऊं, तो बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों के लिए कि बच्चे जो है जान लें हमारे सिलेबस को, ठीक है। तो क्लास 10th अगर आप अपने आईसीएससी की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको ये सिलेबस बहुत क्लियरली यहां पे दिख जाएगा।
तो अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और आपका पार्ट 2। तो पार्ट 1 के अंदर बच्चे आपका पूरा टोपोग्राफी है, ठीक है, पार्ट 1 के अंदर पूरा पूरा टोपोग्राफी है, जहां पे आप टोपोग्राफिकल मैप्स के बारे में सीखोगे, 4 फिगर या 6 ग्रिड रेफरेंस के बारे में आप सीखोगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ अलग अलग टाइप के जो कॉन्टूर इंटरवल्स वगैरह होते हैं, कई सारी टेक्निक्स होती हैं, उनको आप यहां पे स्टडी करोगे, ठीक है। और साथ ही साथ काफी सारा मैप वर्क है, काफी सारा मैप वर्क है, मैप ऑफ इंडिया है आपका, इसमें काफी सारी चीजें आपको मार्क करनी है। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। सॉर्टेड है, बात समझ में आई? चलिए अब जब हम पार्ट 2 की बात करते हैं ना बेटा, तो पार्ट 2 में आ जाता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसका पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज लोकेशन, एक्सटेंट और फिजिकल फीचर्स। हालांकि आपका सिलेबस कहता है कि इसको सिर्फ मैप के थ्रू ही पढ़ाना है, यानी पोजीशन एंड एक्सटेंट को कि मैप के थ्रू बताना है, और आपके बाकी जो माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड रिवर्स हैं उसको भी मैप के थ्रू पढ़ाना है। लेकिन मैं आपके लिए थोड़ी सी थ्योरी भी लेके आया हूं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जब आपके टेस्ट होते हैं स्कूल्स वगैरह के अंदर, तो उसमें थ्योरी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो जरूरी है थोड़ी बहुत थ्योरी को भी अंडरस्टैंड करना, थोड़ी बहुत थ्योरी को भी पढ़ना, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, दैट इज क्लाइमेट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज बात नहीं करेंगे, मतलब अपनी आगे आने वाली क्लासेस में। फिर सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन पढ़ेंगे, वाटर रिसोर्सेज पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे और हमारा वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे, राइट। तो बच्चों ये आपका सिलेबस है, और बाकी जो आपका इंटरनल असेसमेंट्स होगा स्कूल के अंदर, वो भी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका मोटा मोटा सिलेबस हो गया है, पूरा पूरा सिलेबस हो गया बच्चों। तो इस सिलेबस को जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है, अपने बोर्ड की वेबसाइट पे, यानी आईसीएसई बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे जा करके अपना सिलेबस को जरूर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो दैट आपको क्लैरिटी रहेगी कि साल भर की सर अपने को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। आई होप यहां तक बात क्लियर है, आई होप यहां तक बात समझ में आ रही है। चलिए, हाँ जी, बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, क्लाइमेट हम करेंगे परोमिता, विल डू क्लाइमेट चैप्टर। आज एक वन शॉट क्लास ले रहा हूं मैं आपकी, बिकॉज लॉट ऑफ, आप कह सकते हो ये वाला जो चैप्टर है मोर ओवर एक तरीके से मैप के थ्रू ही है, तो मैं वन शॉट क्लास लूंगा आज इस चैप्टर की, है ना। और वन शॉट में हम इस टॉपिक को ट्राई करेंगे, पूरा वाइंड अप करेंगे। एंड क्लाइमेट में स्टार्ट करूंगा आपके साथ अगले क्लास के साथ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास अपना होगा वो क्लाइमेट ही होने वाला है, और क्लाइमेट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, इजी चैप्टर भी है, तो उसको मजेदार तरीके से फिनिश करेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक आपका क्लाइमेट होने वाला है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लोकेशन और एक्सटेंट से, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर बेटा, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड मैं कौन सी बुक रेफर करने वाला हूं, देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं सारी बुक्स, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, हर एक बुक, बहुत सारी बुक्स चल रही हैं आपकी, 5-6 बुक्स चल रही है कम से कम। तो जनरली लास्ट ईयर तक भी मैंने मॉर्निंग स्टार रेफर की है, मॉर्निंग स्टार पब्लिकेशंस रेफर किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कंप्लीटली जो है उसी पे डिपेंडेंट हो। तो हमेशा मैं बुक के अलावा जो मेरे खुद के नोट्स हैं, है ना, जो बाकी मेरे रिसोर्सेज हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए मैं ट्राई करता हूं कि जो आपका टॉपिक है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटेल आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये एजेंडा होने वाला है, बिकॉज हर एक स्कूल के अंदर पब्लिकेशन बहुत ज्यादा डिफर करता है, पब्लिकेशन बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो डेफिनेट सी बात है बच्चे, हर एक बच्चे के स्कूल की बुक को उठा करके पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है ना। तो डेफिनेट सी बात है कि मैं जनरली मॉर्निंग स्टार रेफर करता हूं, ठीक है, जो काफी सारे स्कूल्स में चलती है। लेकिन उसके अलावा खुद के भी जो नोट्स हैं वो हो गए, प्लस खुद के रिसोर्सेज हो गए, जिससे कि आपका टॉपिक कंप्लीटली यहां पे कवर हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। चलिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। तो वेरी वेरी वेरी, सर बुक दिखा दो बेटा, बुक लेके नहीं पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें कभी, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो बुक ऐसा हाथ में लेकर के मैं कभी क्लास में नहीं आता, कभी नहीं आता क्लास के अंदर कि मैं बुक लेकर के हाथ में आऊंगा, नेवर एवर, ठीक है। तो अपन बुक लेकर के कभी भी नहीं आते हाथ में। देखो जिसका गोयल चल रही है, जिसका मॉर्निंग स्टार चल रही है, हर एक बच्चे का देखो पब्लिकेशन डिफर करेगा, है ना। और हर स्कूल की किताब रखना पॉसिबल तो नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है जो क्लास के नोट्स होने वाले हैं आपके, है ना, वो हर एक अलग अलग बुक या अलग अलग रिसोर्सेज का एक तरीके से कह सकते हो बिल्कुल कॉम्बो पैक है, ठीक है। क्लियर है बात, बात समझ में आ गई। चलिए, तो कौन सा टॉपिक करेंगे, जिस बच्चे ने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो बेटा मैंने आपको बता दिया लोकेशन, एक्सटेंट ऑफ फिजिकल फीचर्स, ठीक है। मैप के थ्रू बताया गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहां पे डिटेल यानी थोड़ा सा थ्योरी भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारी बातें हो गई आप बच्चों से, बहुत सारी चीजें हो गई। चलिए, थोड़ा सा अपना गूगल अर्थ को ओपन करते हैं हम लोग, है ना, एंड थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो बच्चों आज बात करने वाले हैं हम अपने प्यारे भारत देश के, यानी हमारा जो प्यारा कंट्री है जिसको आप इंडिया कहते हो, हम उसके बारे में बात करेंगे, है ना। हम समझेंगे कि हमारा इंडिया एक्चुअली लाई कहां करता है, कहां पे हमारा इंडिया लोकेटेड है, और हमारे इंडिया के बारे में क्या क्या खास बातें, है ना। चल,
अब अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये जो है अपना प्यारा सा भारत है। मैंने गूगल अर्थ को ही खोल लिया है, अगर आप देखोगे तो अपना प्यारा प्यारा इंडिया, प्यारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहां पे हमारे पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, फिर आपको यहां पे पंजाब दिखाई दे रहा होगा, यहां आपको हिमाचल प्रदेश और वहां के पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, फिर यहां पे आपको उत्तराखंड दिखाई दे रहा होगा, है ना। फिर उसी से नीचे आओगे बेटा तो आपको यहां पे हरियाणा दिखाई दे रहा होगा, है ना। फिर आप उसी से नीचे आएंगे तो आपको इधर पे राजस्थान दिख रहा होगा, देखो यहां पे भी अरावली हिल्स हैं, अरावली रेंजेस हैं। फिर अगर आप देखोगे बच्चों तो यहां पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, है ना। और यूपी से लगा लगा जो स्टेट है बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा बिहार, अब बिहार का कैपिटल दिख रहा होगा आपका पटना, है ना। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो दोनों स्टेट्स हैं यूपी और बिहार, वो हमारे पड़ोसी देश यानी नेपाल से भी बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा पास पास है ना। तो ये हमारा प्यारा सा भारत देश। और अगर आप नीचे जाओगे तो भारत में इधर अगर आप आ जाएंगे तो ये हमारे पास काफी सारा डेजर्ट रीजन है, जहां पे आपको अरावली रेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ये देखो अरावली के पहाड़, है ना। एकदम जैसलमेर साइड चले जाओगे तो बहुत ज्यादा डेजर्ट आपका दिख जाएगा, है ना, बहुत सारा डेजर्ट एरिया दिख जाएगा। प्लस जैसलमेर एक और बात के लिए स्पेशल है कि हमारा इधर आप देखोगे तो पाकिस्तान लग जाता है, तो इंडिया का एक बॉर्डर भी है ना। फिर अगर आप देखेंगे तो नीचे आ जाएंगे हम लोग गुजरात वाले साइड पे मोदी जी के घर में, है ना। फिर अगर और इधर जाओगे तो आप देखोगे कि आपको भारत का मध्य प्रदेश दिखेगा, यानी एमपी दिखेगा, यहां पे भी कई सारे हिल्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर नीचे आएंगे बच्चों तो आपको महाराष्ट्र दिखेगा, है ना। इधर आओगे तो बच्चे आपको देखो तेलंगाना दिखेगा, देन यहां पे आंध्र प्रदेश दिखेगा, राइट। फिर नीचे आएंगे तो कर्नाटका दिखेगा, देन इधर जाओगे तो केरला दिखेगा राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, और इधर राइट पे आओगे नीचे साइड तमिलनाडु दिखेगा, है ना। फिर अगर ऊपर जाएंगे हम लोग हमको तो यहां पे उड़ीसा भी दिखेगा। उड़ीसा के साथ साथ अगर आप और इधर चले जाएंगे भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में तो इधर कोलकाता दिखेगा। फिर नॉर्थ ईस्ट में आओगे बच्चों तो क्या दिखेगा, मेघालय, आसाम, है ना, देन आपका मणिपुर, देन हमारा नागालैंड। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो जो छोटा सा प्यारा सा आपको यहां पे इमेज दिखाई दे रहा है, दिस इज अबाउट अ कंट्री जिसको दुनिया में 7th लार्जेस्ट भी कहा जाता है ना। तो ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, जितनी भी जगहों के बारे में आपसे बात की, तो बेसिकली ये जगह कहां आती है, दुनिया के एक ऐसे देश में जिसको वन ऑफ द 7th लार्जेस्ट कंट्रीज कहा जाता है, यानी एरिया वाइज जब बात की जाती है तो हमारा देश 7th नंबर पे आता है। और जब पॉपुलेशन की बात करते हैं दोस्तों तो पॉपुलेशन में हम लोग चाइना से बहुत कंपटीशन कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन वाइज अगर बात की जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं हमने चाइना को अगर आप देखेंगे तो 2023 में पीछे छोड़ दिया है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बहुत ऑफिशियल तरीके से नहीं बताया है। रीजन इज कि जब हमारा अगला सेंसस होगा, ठीक है, तब हमारी गवर्नमेंट जो है इस डेटा को थोड़ा थोड़ा अपडेट करेगी। लेकिन अगर आप जनरली देखोगे कि भारत का जनसंख्या कितना है, पॉपुलेशन कितना है, तो कहीं ना कहीं अभी चाइना को हमने थोड़ा सा बीट कर दिया, थोड़ा सा पीछे भी कर दिया। ठीक है, चलिए, तो ऐसी बहुत सारी मजेदार बातें हमारे देश भारत के बारे में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। चलो, तो बच्चा वाड़ी हम लोग काफी सारी बातें कर रहे हैं, दैट इज लोकेशन और एक्सटेंट की बात करेंगे, है ना। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल फीचर्स की, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हमारे माउंटेन्स की, राइट। चलो, तो हमने क्या देखा अभी, जैसे मैंने आपको गूगल अर्थ पे हमारा प्यारा सा भारत देश दिखाया, तो वैसे ही गूगल अर्थ तो एकदम डिजिटल वाला आप कह सकते हैं भारत का एग्जाम्पल हो गया, डिजिटल वाला एकदम भारत की फिगर का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा मैप पे आते हैं, है ना, ताकि हम लोग बेहतर समझ पाए कि भारत है कैसा और भारत के बाद क्या स्पेशलिटी, राइट। तो जब हम बात करते हैं बच्चे भारत की, जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो एक खास बात आपको याद रखनी कि अभी करंट टाइम में इंडिया में कितना स्टेट्स है भाई, हमारे पास 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, पहले बीच में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया था, लेकिन अगर आप देखोगे तो फिलहाल अपने पास 28 स्टेट्स और 8 यूटीज हैं। इसका रीजन ये है कि जो दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली पहले अलग अलग थे, अभी ये कंबाइंड हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो आप देखोगे जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने पास 8 है और स्टेट्स कितने हैं, 28। ठीक है, तो 2020 यानी 2020 के अंदर ये वाला जो एरिया है पहले अलग अलग हुआ करता था, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली का, बट अभी अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये काफी हद तक कंबाइंड है। ठीक है, चलिए, भारत एक ऐसा देश है, इंडिया एक ऐसा देश है बच्चों जहां पे आपको हर तरीके का फिजिकल फीचर देखने को मिलेगा। यानी अगर आप भारत के नॉर्दर्न पार्ट्स में चले जाओगे तो आपको हिमालयन माउंटेन्स मिलेंगे। अगर आप भारत के नॉर्थ वेस्ट में आ जाओगे, यानी राजस्थान, हरियाणा का कुछ इलाका, है ना, तो इधर गुजरात का भी कुछ रीजन्स, तो आपको यहां पे मिलेगा डेजर्ट एरियाज, है ना। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर पूरा राजस्थान डेजर्ट है,
ऐसा नहीं है बच्चे, पूरा राजस्थान डेजर्ट नहीं है। राजस्थान के कुछ इलाके यानी कुछ एरियाज ही ऐसे हैं जो कि आपके डेजर्ट रीजन्स में आते हैं, बाकी राजस्थान के अंदर भी हरियाली है, एग्रीकल्चर है, खेतीबाड़ी भी है, ठीक है। तो पूरा राजस्थान डेजर्ट एरिया नहीं है, राइट। फिर अगर आप गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी कुछ इलाका ऐसा है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो थोड़े से डेजर्ट वाले हैं, यानी थोड़े ड्राई रीजन है, ठीक है ना। अब अगर आप बात करो इस वाले पर्टिकुलर रीजन की, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो ये भारत का बड़ा क्रूशियल इलाका है, बहुत क्रूशियल रीजन है। क्यों भाई? बिकॉज यहां पे आपको मिल जाते हैं प्लेन एरियाज, यानी वो एरियाज जहां पे पहाड़ वगैरह नहीं है, जहां पे एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जहां का सॉइल बहुत फर्टाइल है और जहां पे बहुत सारी नदियां यानी बहुत सारी रिवर्स बहती हैं। तो भारत के लिए इकोनॉमी वाइज अगर बात की जाए तो ये इलाका, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें भारत के सेंट्रल पार्ट की, यानी मध्य प्रदेश जिसे आप कहते हो, है ना, तो मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वजह से? बिकॉज यहां पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, प्लस यहां पे बहुत सारे जंगल हैं, यानी फॉरेस्ट वेल्थ काफी ज्यादा है यहां पे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है भारत का, राइट। चलिए, फिर अगर आप बच्चों देखोगे तो हमारे पास आ जाता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना। तो ये वो वाला बेल्ट है बच्चे जहां पे आपको मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो भारत का ये जो सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट है, सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट, ये किस लिए फेमस है? क्योंकि यार यहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, और मिनरल्स हम सबको पता है बच्चे, किसी भी देश के, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो आप ये भी देखोगे क्योंकि यहां पे मिनरल्स मिलते हैं तो यहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं, बहुत सारे पावर प्लांट्स भी हैं। तो भारत की इकोनॉमी को एक तगड़ा बूस्ट कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है ना। फिर अगर आप देखिए नीचे चले जाएंगे, थोड़ा सा कर्नाटका चले जाइए, गोवा चले जाइए, गोवा जो एरिया वाइज सबसे छोटा है ना। फिर अगर आप बात करें आंध्र प्रदेश की, फिर अगर हम बात करें केरला की, तमिलनाडु की, तो ये वाले जो इलाके हैं बच्चे आपके बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है ना। यहां पे अगर आप देखोगे तो पहली बात तो एग्रीकल्चर भी होता है ठीक ठाक लेवल का, फिर आपको मिनरल्स भी मिल जाते हैं कई बार, हाँ। फिर टूरिज्म के रिस्पेक्ट में भी देखोगे तो ये इलाके भारत के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कोस्टल एरियाज हैं क्योंकि समुद्र के किनारे हैं। फिर अगर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स की बात की जाए, अगर हम बात करें भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स की, तो देखो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स भारत के बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? बिकॉज नंबर वन, पहली बात कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, पहली बात यहां पे बहुत सारे जंगल, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पे बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं। ट्राइब्स मतलब जिनका अपना एक कल्चर होता है ना, कबीले वाले लोग जिसको आप कह सकते हो। तो बहुत सारे जो भारत के ट्राइब्स हैं वो आपको यहां पे रहते हुए मिलेंगे। तो इंडिया के कल्चर के हिसाब से, इंडिया के फॉरेस्ट के हिसाब से बच्चे, ये वाला जो रीजन है इंडिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और फिर अगर हम बात करें कि भारत को कई बार हम एक पेनिनसुला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? पेनिनसुला। तो पेनिनसुला का मतलब होता है जब आपके पास तीन साइड से वाटर बॉडीज हो, ठीक है। और अगर आप इंडिया को कंसिडर करोगे, भारत को कंसिडर करोगे, तो भारत के तीन साइड्स पे वाटर बॉडीज हैं। यहां पे अरेबियन सी है, इधर पे बे ऑफ बंगाल, और नीचे आ जाता है हमारा द इंडियन ओशन, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज। भारत विभिन्नताओं का देश है ना। क्यों कहा जाता है? रीजन इज सिंपल, बिकॉज इंडिया में अलग अलग ज्योग्राफिकल चीजें भी आपको मिलेंगी, प्लस भारत में रहने वाले लोगों के जो कल्चर्स हैं वो भी आपको बच्चे काफी ज्यादा डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो एक जनरल आइडिया था हमारे देश के बारे में कि हमारा देश के पास क्या क्या चीजें हैं, कि हमारा देश इतना स्पेशल क्यों है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वेरी नाइस बेटा, मैंने क्या कहा आपसे कि क्लाइमेट हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना। ये पहला टॉपिक है आपके आईसीएसई सिलेबस का, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, ठीक है। बिकॉज क्लाइमेट, ऑब्वियसली बात होता है कि क्लाइमेट अगर मैं अभी स्टार्ट करता तो वन शॉट नहीं खत्म होता। वन शॉट क्लाइमेट खत्म करने के लिए कम से कम 4-5 घंटे का क्लास जाता, फिर वो बहुत ज्यादा हो जाता, तो किसी को कोई बेनिफिट नहीं था। तो क्लाइमेट हम लोग करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर, ऐप के ऊपर, उसको बढ़िया से 3-4 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड करके एकदम आराम से क्लाइमेट सीखेंगे। तो ये बेसिकली जो टॉपिक है अपना लोकेशन और एक्सटेंट वाला, इसको हम खत्म करेंगे वन शॉट टाइप के लेक्चर में। बिकॉज आपका सिलेबस कहता है कि मैप से ही पढ़ लो आप, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि मैं थोड़ा सा थ्योरी भी आपको पढ़ाऊंगा जिससे कि ज्यादा आप चीजें अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। तो क्लाइमेट लेगा समय, तो क्लाइमेट को करेंगे हम लोग प्रॉपर एप्लीकेशन के अंदर। तो वहां पे प्रॉपर जब बैच पे अपन क्लास पे जाएंगे, ठीक है, तो मस्त एकदम क्लाइमेट आप पढ़ना, सॉर्टेड है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट ना स्टार्ट करने का। पहले मैंने सोचा था कि क्लाइमेट स्टार्ट करूंगा, फिर मैंने सोचा कि क्लाइमेट नहीं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। डन। चल सर नोट्स बनाना है अभी बच्चे, अभी का नोट्स मत बनाओ,
सारे नोट्स आपको पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, आपके लिए पॉइंटर्स मैंने बना दिए हैं, ठीक है। तो आपको बस एक मेहनत करनी है, फिजिक्स वाला की एप्लीकेशन खोलनी है, वहां पे अपनी विक्ट्री बैच में जाना है, एंड वहां पे एक ऑल क्लासेस के जस्ट बगल में आपको नोट्स का ऑप्शन दिखेगा, उसको वहां पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके उससे पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, सारे बच्चे ये चीज कर सकते हैं ना, पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोड करके आसानी से नोट्स डाउनलोड कर लो, है ना। तो अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना बेटा, सिर्फ उस पर फोकस करिए, ठीक है, सिर्फ उस पर फोकस करना है जितना मैं पढ़ा रहा हूं। डन, बात क्लियर है बच्चों, बात क्लियर है। चलिए अब बच्चा बाड़ी को एक क्वेश्चन दिया जाए, आओ एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। तो मैं हमेशा जो है क्लास के स्टार्टिंग में बच्चों को एक सवाल देता हूं, क्वेश्चन देता हूं। अभी देखो तुम लोग से बहुत सारी बातें मैंने यहां पे कर ली, अब जरूरी है कि जितनी बातें की हैं उसके बेसिस पे एक सवाल आपसे पूछा जाए, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन इज कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ध्यान से देखना बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर, ठीक है। चलिए, तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को किसके अंडर कैटेगराइज कर सकते हो आप? चार ऑप्शंस आई विल गिव यू, 4 ऑप्शंस आई विल गिव यू बेटा, है ना। यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट और नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए, सो आपके पास बच्चों पोल्स का टाइम आएगा, आई विल व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको क्या करना है यहां पे, सिंपली ए बी सी या डी, जो भी आपको लगता है बच्चों करेक्ट ऑप्शन है वो आप चार्ट में टाइप कर दीजिए। सो आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स पोल, 30 सेकेंड्स का पोल मैं आपको देता हूं यहां पे। तो आपको जो भी लगता है कि करेक्ट आंसर जो भी होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, तो जो भी आपको लगता है आप यहां पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो जो फर्स्ट टाइम टाइप करोगे बच्चे वही आंसर आपका पिक करेगा, तो मेक श्योर यू टाइप इट वेरी नाइसली, ठीक है। तो मेक श्योर बच्चे कि आप इसको सही टाइप करें, एकदम डन। हाँ, और ये डोगेश हमारा जो है ना, बाल हमारा थोड़ा सा उड़ा के भाग गया है, ये आदमी आजकल घूमने गया हुआ दुबई उबई में, मजे वेकेशन काट रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, रेडियंट वाले बच्चे याद कर रहे थे, विक्ट्री में आ गए, तो कहता है कोई दिक्कत नहीं, हम आते हैं, आप सब्र करिए, हम आते हैं। मैंने कहा ओके ठीक है। तो बच्चों करेक्ट आंसर इज वेरी सिंपल, करेक्ट आंसर इज इट्स अ यूनियन टेरिटरी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर क्या हुआ करता था, एक स्टेट हुआ करता था, है ना, फिर चेंजेस हुए, अमेंडमेंट हुए, तो अभी स्टेट नहीं है वो, अब एक यूनियन टेरिटरी है ना, और लद्दाख भी उससे अलग हो चुका है, लद्दाख अपना एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एरिया जो इतना बड़ा नहीं है कि उसको इंडिपेंडेंट स्टेट आप डिक्लेयर कर दो, है ना, और इतना छोटा भी नहीं है कि आप किसी स्टेट के साथ उसको मर्ज कर दो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो कि देश को चला रही है, उसके पास स्पेशल पावर्स होते हैं ऐसे एरियाज को रूल करने के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनियन टेरिटरी, ठीक है। क्लियर है गाइस? चलो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर एंड आई हैव लॉट ऑफ रिजल्ट्स विद मी। 94% पीपल हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर एंड दैट्स रियली ग्रेट यार, क्या बात है, 94% बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। सौम्य, अंजलि, मुकेश, मास्टर ऑफ गेमर्स, इन्फिनिटी आर्ट्स, ओके दैट्स सुपर्ब गाइस। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इंडिया, जब हम इंडिया यानी भारत की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या सीखा, चलिए एक बार नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट से कि हमने क्या सीखा। नंबर 1, हमने पहली बात तो ये सीखी कि अगर हम एरिया वाइज कंसर्न करें, नंबर 1 इंडिया क्या है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, ठीक है। हम लोग क्या है बच्चे, हम लोग लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज हैं, यानी हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीजें काफी डिफरेंट है, ठीक है। डाइवर्सिटीज में क्या आ जाएगा, हमारे देश का ज्योग्राफी, अगर आप देखोगे तो देश का ज्योग्राफी क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। फिर हमारे देश में कितना सारे अलग अलग कल्चर फॉलो किए जाते हैं, फिर हमारे कंट्री के अंदर अगर आप देखेंगे बच्चों तो अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, है ना। तो हमारा कंट्री क्या है बच्चे, बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, हमारे कंट्री के अंदर हर चीज में बहुत ज्यादा वैरायटी है, राइट। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम एरिया वाइज कंसिडर करें, एरिया वाइज, है ना, तो एरिया वाइज बच्चों हम लोग 7th लार्जेस्ट हैं, हम लोग कौन है, 7th लार्जेस्ट। अगर आप एरिया के टर्म्स में कंपेयर करोगे तो हमारा देश क्या है बच्चों, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। अगर पॉपुलेशन वाइज कंट्रोल कंपेयर करोगे तो देखो, ऑफिशियल डेटा कहता है कि हम चाइना से पीछे हैं जनरली, जो अभी ऑन रिकॉर्ड्स बात की जाए तो इंडिया जो है
पॉपुलेशन पे सेकंड नंबर पे आती है। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर का डेटा कंसिडर करोगे तो अभी हुआ यह है कि इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ी है और चाइना में पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, यानी चाइना की पॉपुलेशन थोड़ी कम बढ़ी है, इंडिया की थोड़ी ज्यादा बढ़ी है, राइट, आप ऐसा मान लो। तो इसके चलते नंबर्स को अगर हम देखें तो इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर दिया है पॉपुलेशन के अंदर। लेकिन ये तब तक ऑफिशियल नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को नहीं कहेगी, और ये तभी कहा जा सकता है जब अगला सेंसस होगा, ठीक है। तो लास्ट सेंसस हमने 2011 में किया था, उसके बाद जो अगला सेंसस है वो अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक पेंडिंग है। तो जब अगला सेंसस हो जाएगा तब जाकर के गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है ऑफिशियली कि हम लोग आगे हैं या पीछे हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों चीजें यहां पे बता दी कि अगर आप कहीं गूगल करो, अगर आपको दिखे कि इंडिया चाइना को बीट कर गई है ना, फिर भी ये सर आप कह रहे हो कि सेकंड नंबर पे हम अब इसको रख सकते हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक बता दिया मैंने आपको, रीजन बता दिया, ठीक है, कि नो डाउट कि नंबर वाइज हमने थोड़ा आगे ओवरटेक कर लिया है चाइना को, बट अगेन ऑफिशियली आना इस चीज का बाकी है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे, हर जगह सेंसस नहीं हुआ है, देखो सिंपल सी बात है, सेंसस अगर आप देखेंगे तो कई तरीके से होता है। सेंसस एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है जो पूरे कंट्री का होगा, फिर एक साथ पब्लिश होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि यार 2-4 जगह सेंसस करवा लिया, उसका उठा के डेटा पब्लिश कर दिया, उस डेटा का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जब सेंसस होगा तो ऑल ओवर द कंट्री होगा पूरी तरीके से, ठीक है। मतलब कुछ पार्ट्स में अगर लेट से आपने कर भी लिया तब तक उस डेटा की वैलिडिटी नहीं आएगी जब तक आप पूरा कंप्लीट सेंसस को कंपाइल नहीं कर लेते, ठीक है। तो जब हम सेंसस की बात करते हैं तो हम पूरे देश के डेमोग्राफिक्स की बात करेंगे, है ना। अब जैसे कुछ जगहों पे आप देखोगे कास्ट सेंसस की बात की जा रही थी कि यार कास्ट के बेसिस पे भी सेंसस कर लेना चाहिए। तो अभी एक ऑफिशियल जो है ना सेंसस एक तरीके से अपडेटेड अभी भी नहीं है, तो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर इट, ठीक है। तो देखते हैं जब भी वो आएगा तब तक जो है अपन फिलहाल पुराने फिगर्स की ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। ओके, सो भारत से पहले और कौन कौन से देश हैं एरिया वाइज अगर बात की जाए, हमारे पास रशिया है, हमारे पास कनाडा है, यूएस है ना। देन अगर आप देखोगे चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, और फिर अपना इंडिया, यानी 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं बच्चों। नंबर 1, तो सवाल ये उठता है कि भारत कहां लोकेटेड है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया। तो अगर आप इंडिया की लोकेशन की बात करोगे तो बच्चे भारत लोकेटेड है इंडियन ओशन के वेस्टर्न बाउंड्रीज पे, ठीक है। कहां लोकेटेड है हम लोग? वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडियन ओशन। अब बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि सर इंडियन ओशन सिर्फ इंडिया की तरफ है, देखो ऐसा नहीं है। जब हम कभी भी अर्थ की बात करते हैं, जब हम कभी भी धरती की बात करते हैं, हम हमेशा 2 हेमिस्फीयर्स की बात करते हैं, ठीक है। इसका एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बना के समझाता हूं। देखो जब कभी भी आप अर्थ की बात करोगे, ध्यान से देखना इधर, ठीक है। जब कभी भी आप अर्थ की बात करोगे तो हमें याद रखना है कि बीच में एक 0 डिग्री का इक्वेटर आता है। इक्वेटर के ऊपर वाला जो पार्ट है बेटा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और जो नीचे वाला पार्ट है आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो जो आपकी ओशियंस हैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े, जो जिनको आप महासागर कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में ओशियंस कहते हो, तो ओशियंस का प्रेजेंस, जो बड़ी बड़ी ओशियंस है उनका प्रेजेंस आपको दोनों साइड दिखाई देगा। जैसे पैसिफिक ओशन हो गई, तो पैसिफिक ओशन का कुछ पार्ट आपको साउथ में भी दिखेगा, कुछ पार्ट आपको नॉर्थ में भी दिखेगा। ऐसे अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट आपको साउथ में भी दिखेगा, कुछ हिस्सा आपको नॉर्थ में भी दिखेगा, राइट। तो जब हम बात करते हैं भारत के रिस्पेक्ट में इंडियन ओशन की, तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, बिकॉज भारत यानी इंडिया जो है बच्चों वो पूरी तरीके से लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। कहां लाई करता है बेटा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। समझ में आई बात? अगर आप कहोगे सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने क्या किया है, एक इमेजिनरी लाइन इक्वेटर बना करके अर्थ को 2 हिस्सों में अलग अलग डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट कहलाता है नॉर्दर्न, नीचे वाला पार्ट कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से। तो हमने क्या देखा कि पहली बात ये इंडियन ओशन के वेस्टर्न बाउंड्री यानी वेस्टर्न साइड पे लाई करता है। दूसरी बात हमने क्या देखी कि इट लाइज समवेयर बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया और हमारा साउथ वेस्ट एशिया। अगर आप इस मैप को भी देखोगे, अगर इस मैप को ध्यान से अगर आप देखोगे बच्चों, तो आपको दिखाई देगा कि भारत जो है ये एशियन कॉन्टिनेंट के एकदम नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ है ना, और कहीं ना कहीं ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट के बीच में आ रहा है। तो यानी साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट वाले पार्ट के बीच में कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है ऑन द वर्ल्ड मैप। तो ये है हमारे कंट्री की लोकेशन, ठीक है। अगर आप देखेंगे बच्चे तो ये सारे क्या हैं? कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कहा जाता है एशिया, ठीक है। और इस एशिया के बीच सदर्न पार्ट यानी नीचे वाले हिस्से में जब आप जाएंगे तब आपको दिखाई देगा हमारा देश इंडिया या फिर भारत, ठीक है।
क्लियर है बात यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं ना। अच्छा, अब बात आती है कि इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं समझिएगा इस चीज को। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स किसी भी इलाके के लोकेशन को बहुत हद तक इंपैक्ट करते हैं, है ना। चलिए, तो जिन बच्चों को लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स नहीं पता उनको मैं एकदम सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। चलो एक और बार डायग्राम बनाते हैं, एक और बार फटाफट से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो इससे और क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए, तो बेसिकली बच्चों लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, चलो दो अलग अलग बनाएंगे हम लोग यहां पे, ध्यान दीजिएगा, डन। चल, तो जब आप कभी भी लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, जब हम लोग कभी भी किसकी बात करते हैं बच्चों, लैटिट्यूड्स की, तो लैटिट्यूड्स हमेशा ना हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे लेटी हुई सीधी सीधी, और ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं बच्चे, एक दूसरे के पैरेलल। यानी अगर मैं यहां से लैटिट्यूड ड्रॉ करूंगा, देखो ध्यान से देखना, आप बच्चों ने वैसे बहुत बार पढ़ा होगा, आईसीएसई वाले बच्चों का तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत बार पढ़ते हो, बट फिर भी एक आपके रेफरेंस के लिए यहां पे मैं लाइन बना देता हूं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इसको थोड़ा और बढ़िया कर लेते हैं, एक मिनट, ओके, चलिए, तो इसको थोड़ा और बेटर कर लेते हैं, सॉर्टेड, अब मामला सही है, ठीक है। तो जब हम कभी भी बात करते हैं बच्चों लैटिट्यूड्स की, तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं आपके, लैटिट्यूड्स होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। ये क्या है बच्चे, हमारे हॉरिजॉन्टल है, ध्यान रखिएगा हमेशा, यानी लेटे हुए ऐसे है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे लैटिट्यूड्स हैं, राइट। चलिए, और वही अगर आप लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड्स कैसे, हमारे लॉन्गिट्यूड्स कुछ ऐसे हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स आर बेसिकली वर्टिकल, ठीक है। तो जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, वर्टिकल होते हैं। ध्यान रखना है इस चीज का कि जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या है बेटा, दैट आर वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल मतलब सीधा सीधा, राइट। एंड किसी भी एरिया का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट का मतलब होता है कि कौन से लैटिट्यूड पे या कौन से लॉन्गिट्यूड पे कोई भी एरिया लाई करता है, वो बहुत हद तक डिसाइड करेगा उस एरिया के क्लाइमेट को, उस एरिया के वेदर पैटर्न्स को, वहां की वेजिटेशन को, वहां के लोगों के लाइफस्टाइल को, ठीक है, बहुत हद तक डिफाइन करेगा। जनरली अगर आप देखोगे कि जितने भी एरियाज इक्वेटर के बहुत पास होते हैं, है ना, जितने भी एरियाज 0 डिग्री इक्वेटर के बहुत पास होते हैं, वहां पे पहली बात तो एक तो गर्मी काफी होती है, काफी ज्यादा हीट होती है ना, तो वहां पे गर्मी बहुत होती है। अगर आसपास वाटर बॉडीज है यानी पानी के रिसोर्सेज हैं, तो आप देखोगे बारिश भी काफी होती है वहां पे। और अगर बारिश भी है और गर्मी भी है तो आप देखेंगे वहां पे जंगल बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे, खासकर जो रेन फॉरेस्ट होते हैं आपके, है ना, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इस टाइप के इलाके में आपको ज्यादा मिलेंगे। वहीं अगर आप इक्वेटर से बहुत दूर रहते हो, बहुत ज्यादा दूर रहते हो, तो यह बात समझ जाइए कि वैसे इलाके में या वैसे रीजन में जो टेम्परेचर होगा बहुत ठंडा होगा। बिकॉज इक्वेटर बच्चे अर्थ के ऊपर वो प्लेस है जहां पे सन के जो रेज हैं वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट है ना, सूरज की जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने एक बॉनफायर जलाया हुआ है, आपने लकड़ियां जलाई हुई हैं, तो लकड़ियों के जितने पास बैठोगे उतना आपको गर्म फील होगा, उतना अच्छा फील होगा, और लकड़ियों से जितना दूर जाओगे आपको ठंड लगेगी। तो बिल्कुल इक्वेटर समझ लो बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है कि जो सन की रेज हैं वो सबसे डायरेक्ट कहां पे आती हैं, इक्वेटर पे आती हैं। और इक्वेटर से आप जितना दूर जाओगे, जितना आगे चलते चले जाओगे, सन की जो रेज हैं वो भी थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यानी आपको सूरज की जो गर्मी है वो थोड़ी कम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये कैसे पता लगाया जाता है कि आप इक्वेटर से दूर चले गए, आपके लैटिट्यूड के वैल्यू से, ठीक है। तो अगर आपके लैटिट्यूड की वैल्यू बढ़ रही है, लेट्स से कि कोई इंसान मान लीजिए 23, लेट्स से मैं मान लेता हूं कोई इंसान रहता है 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन, पहली बात तो एन, जहां पे एन लिखा हो, आप समझ जाइए अब लोग बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की। तो पहली बात पता चलेगी कि ये इंसान रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे, ठीक है। और दूसरी बात पता चलेगी हमें कि ये इंसान इक्वेटर से करीब 35 डिग्री और आगे यानी ऊपर की तरफ रहता है। तो ऐसे इंसान के पास अगर आप देखोगे तो धूप कंपैरेटिवली थोड़ी कम रहने वाली है, ठीक है, ठीक ठीक रहेगी, बहुत ज्यादा कम भी नहीं रहेगी, बट उतनी ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं रहेगी। तो यहां पे आपको क्लाइमेट के डिफरेंशिएशंस, क्लाइमेट के वेरिएशंस आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। तो एक मैंने रफ आइडिया दिया आपको कि लैटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, और वैसे ही आपका लॉन्गिट्यूड होता है। लॉन्गिट्यूड खासकर जब आप टाइम कैलकुलेट करते हो, जब आप टाइम जोन्स निकालते हो, तब लॉन्गिट्यूड का यार बहुत फायदा आता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं इंडिया की बात करूं कि इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कैसा है, कि भारत कौन से लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में लाई करता है। तो अगर आप इंडिया के लैटिट्यूड की बात करेंगे बच्चे, तो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, सॉरी, ओके, तो अगर आप इंडिया के लैटिट्यूड्स की बात करोगे तो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है बच्चों, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ,
ठीक है, 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक। तो नॉर्थ, ये एन का मतलब क्या हुआ? एन का मतलब हुआ कि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, इससे हमें बात पता चल गई। फिर अगर आप देखोगे तो हमारे पास हमारा लैटिट्यूड कहां से स्टार्ट होता है? 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ, यानी नीचे से काउंट करेंगे, ऊपर से काउंट नहीं करेंगे हम लोग, नीचे से काउंट करेंगे। तो अगर आप नीचे से देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट्स, ये डैश जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग रीड करते हैं एज मिनट्स। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक हम लोग जाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास ऐसे एरियाज भी हैं जहां पे इक्वेटर बहुत पास है, हमारे पास ऐसे एरियाज भी हैं जहां से इक्वेटर बहुत दूर है, और यही स्पेशलिटी है भारत की। आपको पता होगा कि केरला वगैरह के अंदर, कर्नाटका वगैरह के अंदर रबर प्लांटेशंस होते हैं। रबर जो आप यूज करते हो ना कई सारी चीजों के अंदर, तो उसके प्लांटेशंस आपको केरला और कर्नाटका में बहुत ज्यादा मिलेंगे। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन है नियरनेस टू इक्वेटर। क्योंकि अगर आप देखेंगे केरला को, कर्नाटका को, तमिलनाडु को, तो ये वो इलाके या वो रीजन्स हैं जो कि इक्वेटर से काफी नजदीक, काफी पास हैं। एज अ रिजल्ट दो फायदे हैं यहां पे। नंबर 1, धूप काफी अच्छी है। दूसरी बात, आसपास वाटर बॉडीज हैं बहुत सारी, बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं आसपास। एज अ रिजल्ट बारिश भी ठीक ठाक होती है। और अगर आपको रबर ग्रो करना है तो आपको बारिश भी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए और धूप भी चाहिए। तो ये देखो कितना प्यारा कंडीशन हमने अप्लाई किया यहां पे ज्योग्राफी का, कि देखो कितने सारे फैक्टर्स यहां पे मिल रहे हैं अपने को केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में, जिसके चलते एग्रीकल्चर में कितना बेनिफिट हो रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंस है बच्चे आपके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का। ठीक है, तो लैटिट्यूड का एक्सटेंट तो हमारा ये हो गया। अब सवाल उठता है कि सर लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट कितना है? तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अभी ईस्ट का मतलब क्या है समझिएगा, ये जो ई लिखा हुआ है ना बेटा, ये आपका ईस्ट रेफर करता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये समझना। जब हम कभी भी लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं ना, कभी भी लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं या टाइम कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, हमने एक सेंटर पॉइंट लिया हुआ है, और उसको हम कहते हैं जीएमटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बच्चों? जीएमटी या ग्रीनिच मीन टाइम। तो अगर आप देखेंगे तो ग्रीनिच बेसिकली कुछ नहीं, एक गांव है, और वहां पे आप देखेंगे तो पूरी एटॉमिक क्लॉक्स वगैरह लगी हुई है। जिस तरीके से आप कह सकते हो कि ये वो जगह है जहां से वर्ल्ड का जो टाइम है एक तरीके से रेफरेंस लिया जाता है ना। तो अगर हम बात करें इंडिया की, अगर हम बात करें भारत की, तो वहां से हम लोग इतने डिग्रीज ईस्ट में हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, वहां से हम लोग इतना डिग्रीज आप मान लो कि ईस्ट के अंदर है। ठीक है, तो हमेशा ग्रीनिच से जो ईस्ट में जगह होती है, ग्रीनिच से जितनी भी जगहें आपकी ईस्ट में होती हैं, इस डायरेक्शंस में होती हैं, ठीक है, वहां पे हमेशा आप देखोगे कि टाइम ऐड होता है, टाइम प्लस होता है। जैसे इंडिया में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ग्रीनिच पे 12 बजे दोपहर के, तो इंडिया वहां से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 5 hours 30 minutes हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। राइट, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो ग्रीनिच मीन टाइम है, जीएमटी जिसको आप कहते हैं, वहां से हम लोग एक रेफरेंस लेके चलते हैं। तो ईस्ट की तरफ जितनी भी जगह हैं सबकी टाइम यहां पे ऐड होंगे, बढ़ते जाएंगे। और वही अगर आप वेस्ट में चले जाओगे तो टाइम आपका माइनस होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पे डब्ल्यू आ जाए ई की जगह, तो समझ जाएगा जब आप टाइम कैलकुलेट करने जाओगे तो थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, थोड़ा माइनस सा हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बहुत लंबी कहानी है यार, कि कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी प्रॉपर डिसाइड करने के लिए टाइम जोन्स को, है ना, डेट लाइन्स वगैरह को। ठीक है, तो ये बहुत लंबी कहानी है, मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि चीजें वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें बच्चे, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगेन क्या है? ये लैटिट्यूड है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये भारत को आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लीजिए आप हमारे इंडियन मेनलैंड, इंडियन मेनलैंड मतलब ये पूरा, ठीक है, ये पूरा इलाका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये कहलाता है भारत का मेनलैंड। ठीक है, यानी जो मेन जमीन वाला पार्ट है। राइट, चलिए अब अगर आप मेनलैंड से साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में जाएंगे, ठीक है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा यहां पे बच्चों? हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, तो अगर आप इस साइड चले जाएंगे तो आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार, और इस साइड चले जाओगे तो अपने को मिलेगा लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को बच्चों, फटाफट से, जल्दी से, डन। चल, तो हमने क्या देखा फटाफट से भाई, कि 2 आइलैंड्स अपने को मिलते हैं, अंडमान मिल जाता है, लक्षद्वीप मिल जाता है। अंडमान वाला जो इलाका है अगेन बे ऑफ बंगाल वाले साइड पे है, और लक्षद्वीप वाला इलाका कहां पे है बेटा? अरेबियन सी वाले साइड पे। ठीक है, चलिए एक मैप को व्यू करते हैं यहां पे, तो चीजें और क्लियर होंगी। चलो, तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे फटाफट से मैप, हमने क्लास के स्टार्टिंग में भी देखा था इसको, कि भाई अगर आप चले जाएंगे इस वाले साइड, देखिए तो ये भारत का मेन लैंड है, जो आपको कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक दिखाई दे रहा है बच्चों, है ना। इधर गुजरात हो गया, राजस्थान, इधर नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये कहलाता है मेन लैंड ऑफ इंडिया। ठीक है,
दिस इज द मेन लैंड, ये मेजर जमीन वाला इलाका है। इसके अलावा भारत के टेरिटरी में क्या आ जाते हैं, भारत के टेरिटरी में आ जाते हैं हमारे आइलैंड्स, जैसे लक्षद्वीप और हमारा ये अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ना दो चीजों का फर्क है जो आपको समझना है। यहां पे दो टर्म्स आते हैं जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। एक आता है इंडियन यूनियन और एक आता है इंडियन मेनलैंड। ठीक है, तो जब मेनलैंड की बात की जाएगी, रिमेंबर गाइस, हम इस पूरे चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहां पे आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं कर रहे। जब आप मेनलैंड बोलोगे, ज्योग्राफी में जब मेनलैंड कहा जाता है तो ध्यान रखेंगे कि आप आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं कर रहे। जब आप इंडियन यूनियन बोलोगे तब याद रखिएगा कि हम लोग यहां पे आइलैंड्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो ये सबसे बड़ा फर्क है जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते मेनलैंड के बीच में और यूनियन के बीच में। ठीक है, कि यूनियन जब आप बोलोगे तो आप आइलैंड्स की भी बात कर रहे हो, लेकिन जब आप मेनलैंड बोलोगे तो आप मेनली इस इलाके की बात कर रहे हो। डन, बात समझ में आई? चलिए, तो अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि भैया अरेबियन सी वाले साइड पे कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो आपको क्या याद रखना है? लक्षद्वीप। अगर आपको याद है तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब मोदी जी भी इसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं, है ना, बहुत प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं मोदी जी पे खतरनाक तरीके से कि भैया लक्षद्वीप आइए, लक्षद्वीप एक्सप्लोर करिए। तो लक्षद्वीप कहां पे दोस्तों? लक्षद्वीप है हमारा इस साइड पे। कौन सा वाले साइड पे? अरेबियन सी वाले साइड पे। और वही अगर हम देखेंगे अंडमान एंड निकोबार, तो अंडमान निकोबार किस साइड है बच्चों? हमारे बे ऑफ बंगाल वाले साइड पे। तो ये दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हमारे देश के बड़े इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं और इन दो अलग अलग चैनल्स के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? चलिए, तो हमने अभी तक क्या एक्सप्लेन किया बच्चे? हमने क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा कि इंडिया का पोजीशन कितना है, फिर हमने ये पढ़ा कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, फिर हमने ये पढ़ा कि भारत का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। ठीक है, फिर हमने क्या बात की बच्चों यहां पे? फिर हमने बात की कि भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है जो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर हमने बात की कि भारत के पास क्या है? भारत के पास आइलैंड्स भी है। एक आइलैंड ग्रुप हमारा अरेबियन सी में है, दूसरा आइलैंड ग्रुप हमारा बे ऑफ बंगाल के अंदर है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक तो कहानी हमने कवर कर ली। अच्छा, अब सवाल उठता है सर कि भारत का साइज कितना है। ठीक है, चलिए, अब साइज पूछने से पहले जरूरी है कि आपसे एक सवाल किया जाए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, नहीं तो यार जीवन में मजा कैसे आएगा। चलिए, तो बच्चों से एक सवाल किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए फटाफट से। लेट्स हैव अ क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तो अब देखता हूं भाई कितने बच्चों ने मेरे को एकदम सही से सुना है, और जिन बच्चों ने बिल्कुल भी स्किप किया है, सही से नहीं सुना भाई, वो बच्चों का क्वेश्चन गलत होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि डैश डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। इनमें से भारत को ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट्स में क्या डिवाइड करता है? ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। डन। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बच्चे देख लीजिए, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया हमारा। डन। ऑप्शन नंबर सी इज आर्टिक सर्कल, ओके, डन। एंड ऑप्शन नंबर डी इज ड्रेक पैसेज, ठीक है। चलिए, so I'll give you the questions here first, sorry क्वेश्चन कह रहा हूं, I'll give you the 30 seconds time here, and आपको जस्ट क्या करना है, जस्ट यहां पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उसको बेटा यहां पे लिख देना है, ठीक है, ओनली द करेक्ट ऑप्शंस। डन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो यहां पे आपको लिख देने हैं और आपका काम बन जाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया, सुपर यार, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बच्चे बहुत प्यारा करते हुए, बहुत जबरदस्त करते हुए। चलिए, बहुत ही अच्छा यार, बाल चाल थोड़े से नीचे आ जाते हैं फिर बड़ा दिक्कत होता है ना, ऐसे खतरनाक तरीके से एकदम ऐसे वाला फील आता है। कौन सा वाला फील? वो नहीं एकदम मजनू वाला फील होता है, ऐसे बाल गिर रहे हैं खतरनाक, है ना, बड़ा अजीब सा लगता है। चलो, तो बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है सर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द करेक्ट आंसर, इजंट इट गाइस? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द करेक्ट आंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जिसको कहा जाता है, 98% पीपल हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर्स, दैट्स रियली कमेंडेबल गाइस, बहुत अच्छा यार। देखो मैं बताता हूं आपको, सर व्हाट डू मीन बाय इंडियन सब कॉन्टिनेंट? श्योर बच्चे, मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी आपको बताऊंगा, और वी आर कमिंग टू एवरीथिंग, ठीक है। चलिए, वी आर कमिंग टू एवरीथिंग। चलो, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर मिनट्स क्यों कहा जाता है ना,
मिनट्स क्यों कहा जाता है? देखो इसका एक सिंपल सा रीजन बताता हूं मैं आपको कि मिनट्स क्यों कहते हैं हम लोग यहाँ पे। राइट, देखो मिनट्स का मतलब होता है, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जब आप लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को निकालते हो, है ना, ये बेसिकली है तो एंगुलर डिस्टेंसेस। तो जब आप अभी क्लास 10th के अंदर भी आप मैथ्स पढ़ोगे, एक टॉपिक आता है एंगल्स एंड रेडियंस करके, है ना। तो जब आप रेडियंस में एंगल्स निकालते हो, है ना, अगर आप अभी रेडियंस वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एंगल्स को रेफर करने का एक तरीका होता है, जिसको हम लोग सिंगल डैश मारते हैं तो मिनट्स कहते हैं, डबल डैश मारते हैं तो सेकंड्स कहते हैं। अभी 10th और 11th के मैथ्स में आप ये चीज समझोगे जब आप क्लासेस के अंदर पढ़ोगे तो, ठीक है, कि जब कभी भी आप एंगुलर डिस्टेंसेस को मेजर करते हो, है ना, बहुत सारे तरीके एंगल्स को मेजर करने के, ठीक है, तो एंगुलर डिस्टेंसेस को मेजर करने का ये भी एक तरीका होता है, मतलब लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है, कि डिग्री के बाद जब आप डैश डालते हो ना, एक सिंगल डैश, तो हम लोग कहते हैं मिनट्स, मतलब आप एंगल मेजर कर रहे हो, डिस्टेंस मेजर कर रहे हो वहां पे, ठीक है, और डबल डैश होता है तो हम लोग कहते हैं सेकंड्स, ठीक है। क्लास 11th या 10th की मैथ्स में आप ज्यादा पढ़ोगे इसको, 11th में पढ़ा था मैंने तो सीबीएसई के अंदर, जब मतलब 11 सीबीएसई था मेरा, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे आईसीएसई में थोड़ा पहले भी पढ़ा दिया जाता है, तो क्लास 10th 11th में आप लोग ये चीज सीखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तनिष्क, वर्ल्ड, अंश, श्वेता, वी हैव राजी, वी हैव यादू, वेरी नाइस। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक बच्चे ने कहा कि सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बेसिकली क्या आता है। देखो समझिएगा, पहली बात तो बच्चे सब कॉन्टिनेंट का मतलब समझना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है किसी बड़े से कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा पार्ट, ऐसे समझ लीजिए कि जो इतना बड़ा नहीं है कि इसको इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट कहा जाए, और इतना भी छोटा नहीं है कि इसको एक सिर्फ कंट्री कह के खत्म कर दिया जाए। तो जब आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हो, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, आपने कई बार सुना होगा, बेसिकली ज्योग्राफिकल एरिया है, ऐसा मत समझ लेना कि कोई देश है, ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ना अभी कई सारे इलाके आते हैं या फिर कई सारे कंट्रीज आते हैं, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है, कि कई सारे कंट्रीज आते हैं, जिसमें भारत आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें इंडिया आता है, भारत आता है, ठीक है, नेपाल आता है यहां पे, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे पाकिस्तान आता है, जिससे बहुत सारे लोगों की दिक्कत है भाई, ठीक है, अपने को नहीं, अपना तो है ही बेकार का, ये मतलब नेबर जिसको कहते हैं, और भी कई सारे देशों का अपना दिमाग खराब किया हुआ है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे भूटान आ जाता है अपना, भूटान प्यारा, जिसके साथ हमारे देश के संबंध बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अपने पास अपना क्यूट श्रीलंका आ जाता है भैया, हाँ, लासित मलिंगा, बिल्कुल भैया, मलिंगा यार ओपी है ना, मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ा हुआ है। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा पार्ट हम लोग किसका भी काउंट करेंगे यहाँ पे, मालदीव्स का, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली ये वो इलाका है, अगर आप इस पूरे एरिया को यहां पे कंबाइन कर दोगे, पूरे एरिया को यहां पे एक साथ बोलोगे, तो इससे आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कह सकते हो। तो बेसिकली इट्स नॉट अ कंट्री, देश नहीं है, ज्योग्राफिकल एरिया है, तो इतना बड़ा नहीं है कि आप इसको इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट कह सको, बट इतना छोटा भी नहीं है कि आप इसको एक कंट्री कह सको। तो बेसिकली सब कॉन्टिनेंट इन दोनों के बीच का है, जिसका एरिया ठीक ठाक है, और ऐसा लगता है कि कॉन्टिनेंट किसी बड़े कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा पार्ट हो, राइट। तो दैट इज बेसिकली द सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, राइट बच्चों। तो ये हो गए हमारे अलग अलग कंट्रीज जो कि भारतीय सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, बांग्लादेश भी लिख रहा हूं यार, बांग्लादेश कहां जाएगा भाई, बांग्लादेश तो रहेगा जब पाकिस्तान ये तो बांग्लादेश तो रहेगा, ठीक है, सॉर्टेड, डन, कूल, हो गया। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, हो गया भाई। चलिए, तो आज के जमाने में बहुत सारे नेबर्स हैं हमारे, बहुत सारे पड़ोसी देश हैं इसमें से, ठीक है। इसमें से एक पड़ोसी देश बहुत नालायक है, पाकिस्तान, हम सब जानते हैं, राइट। सो बेसिकली दीज आर द कंट्रीज जिसको जनरली काउंट किया जाता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। चलिए, अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फटाफट से आगे बढ़ाते हैं यार, एंड बात करते हैं इंडिया के साइज की, बात करते हैं बच्चे, हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन वॉल पे ही आएंगे मेरे लाल। अगर थोड़ा सा क्लास के सिंक में चलोगे, थोड़ा सा क्लास के साथ साथ चलोगे, तो आपको नॉर्दर्न माउंटेन वॉल भी पता चलेगा, उसके अंदर आने वाली चीजें पता चलेगी, है ना। तो इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितना पढ़ा रहा हूं उसको थोड़ा सिंक के साथ 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 चलते चलो, है ना। अभी मैं आपको इंडिया पढ़ा रहा हूं, तो इंडिया के पढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगा फिजियोग्राफिक डिविजन कौन कौन से हैं, ठीक है, तब जाकर के आप बच्चे नॉर्दर्न माउंटेन वॉल भी जान लेना, सिंपल है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें इंडिया का लैंडमास बेटा, कि जो भारत का लैंडमास है, ठीक है, उसका एरिया कितना है ना, इसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है बेटा कि हम लोग जो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं, ये भारत का 100% एरिया का डेटा नहीं है। बहुत सारा एरिया अभी तक हमने मैप ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट के वो इलाके जो बहुत ज्यादा जंगल के अंदर आते हैं, जहां पे जाना बहुत मुश्किल है, उन इलाकों को हमने वैसे ही छोड़ दिया है, तो उसको हम अभी हम काउंट नहीं करते। प्लस पाकिस्तान ने कश्मीर का काफी सारा इलाका
कब्जे में कर रखा है, जिसको आप पीओके कहते हैं, इलीगली ऑक्यूपाइड इलाका है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है वो, तो उसका भी जो डेटा है, उसका भी जो एरिया है वो थोड़ा सा यहां पे मिसिंग है, ठीक है। अगर वो सारी एरिया मिला दोगे तो डेफिनेट सी बात है एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हम ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं तो हमारे देश के एरिया का लगभग आप मान के चलो 93 से 95% ही डेटा है, इसमें 4-5% अभी भी मिसिंग है, ठीक है। चलिए, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और दुनिया का करीब 2.4% जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बच्चे भारत कवर करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड का 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया कौन कवर करता है? इंडिया, ठीक है। तो एरिया वाइज हम लोग 7th लार्जेस्ट कंट्री है, डन। चलिए, दूसरी बात अगर मैं आपसे बताऊं कि जो भारत का लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री इज लाइक द पेरीमीटर, है ना। तो जो हमारा भारत का मेनलैंड है उसका अगर हम बाउंड्री की बात करें तो उसका लेंथ कितना है बेटा? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग जब कभी भी भारत के ओवरऑल बाउंड्री की बात करते हैं, बाहर की बात करते हैं, ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब तुम भारत के इस वाले बाउंड्री की बात कर रहे हो, ठीक है, एक रफ मैप सा बना दिया मैंने, जब तुम भारत के इस वाले बाउंड्री की बात करो, दिस बाउंड्री, ये आउटर बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं, मेनलैंड बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो टोटल अगर आप कह सकते हो बच्चे, दैट इज 15,200 किलोमीटर, ठीक है। ये पेरीमीटर हो गया एक तरीके से, आप समझ लीजिए, राइट। और अगर हम लेंथ की बात करें, कोस्टलाइन की, किसकी बात करें बच्चे? कोस्टलाइन की लेंथ की। कोस्टलाइन मतलब जो समुद्र का किनारा है, दिस इज कॉल्ड एज द कोस्टलाइन। तो अगर हम कोस्टलाइन की बात करें तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन है, ठीक है। तो भारत का जो कोस्टलाइन है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है। अगर हम देखेंगे, अगर इसमें आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी मिला देंगे तो भारत का कोस्टलाइन का वैल्यू कितना आता है? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भारत का मेनलैंड बाउंड्री कितना है, मेनलैंड बाउंड्री का लेंथ कितना है, तो दैट इज 15,200 किलोमीटर। और भारत के कोस्टलाइन की बात की जाए तो भारत का कोस्टलाइन कितना लंबा है? 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दो बातें अपने को याद रखनी यहां पे बहुत क्रूशियल है। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। नाउ तो आप देख सकते हो कि हमने एरिया वाइज अब कंपेयर किया है, तो कौन कौन सी कंट्रीज जो है अपने से आगे हैं। तो रशिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और हमारा इंडिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए, अब अगर भारत के बेसिक ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करना है, बहुत ही बेसिक ज्योग्राफी को, हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैं आपको मैप करा रहा था कि भाई भारत में अगर आप देखेंगे, भारत के अगर आप नॉर्थ में जाओगे या नॉर्थ वेस्ट में जाओगे तो आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स मिलेंगे, यानी हम कह सकते हो बच्चे अपने को क्या मिलेंगे? हिमालयास मिलेंगे, ठीक है। तो हिमालयास को क्या कहा जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है हिमालयास को? बिकॉज इनका जो जियोलॉजिकल एज है वो बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा यंग है। और अगर आप माउंटेन्स के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो फोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ये माउंटेन्स बने। फोल्डिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल है कि जब कोई दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ठीक है, मान लीजिए कि एक टेक्टोनिक प्लेट ये है और एक ये है और ये दोनों आपस में कोलाइड कर रही हैं, दोनों आपस में टकरा रही हैं, तो जनरली होता ये है कि जो आपकी बड़ी वाली प्लेट है, जो हैवी प्लेट है, वो क्या करेगी? नीचे की तरफ जाएगी, डाउन जाएगी, और जो छोटी वाली प्लेट है, लेस डेंस प्लेट है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर हम बात करें हिमालयन माउंटेन्स के फॉर्मेशन की बेटा, तो हिमालयन माउंटेन्स के फॉर्मेशन में कुछ ऐसा ही हुआ है। बिकॉज अगर आप देखेंगे जो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, है ना, जो मतलब इस टाइप का आपको दिखाई देता है भारत के अंदर, ये वाला प्लेट, ये क्या किया? ये जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। यूरेशिया वाला जो इलाका है वो काफी बड़ा था, काफी बड़ी प्लेट थी, हेवी प्लेट थी, तो जब वो इंडिया वाले से टकराई तो क्या हुआ भैया? सिंपल सी बात है, ऐसा इंडिया वाला उसमें घुस गया, तो इंडिया वाला जो था थोड़ा ऊपर की तरफ उठा, यूरेशियन वाला थोड़ा सा नीचे की तरफ गया। तो एज ए रिजल्ट धीरे धीरे करके क्या फॉर्म होना स्टार्ट हुआ? हमारे हिमालयन माउंटेन्स। और इस प्रोसेस को हम ज्योग्राफी में कहते हैं फोल्डिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? फोल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हिमालयास क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स है। क्यों? बिकॉज जियोलॉजिकली काफी यंग है। दूसरी बात, जो उनका प्रोसेस है माउंटेन्स फॉर्म होने का, वो कैसा है? फोल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है, यानी ओवरलैप करना, एक के ऊपर एक जैसा आ जाना, ठीक है। आगे बात करते हैं ना। अब अगर आप 22 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ में जाएंगे, ठीक है, 22 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड के अगर आप साउथ में जाएंगे तो आप देखोगे कि भारत जो है ऐसे टेपर यानी पतला होना शुरू हो जाता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटा जो 22 डिग्रीज है वो कहीं यहां कहीं आएगा, है ना, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इससे अगर साउथ में जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे, तो भारत क्या ऐसे पतला होना स्टार्ट हो जाता है, टेपर होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। एंड फिर आप देखोगे कि हमको दो सीज यहां पे दिखाई देती हैं, एक तो हमारी अरेबियन सी हो जाती है और एक हमारा हो जाता है द बे ऑफ बंगाल। तो भारत के बेसिकली हम कहते हैं ना कि इंडिया इज अ पेनिनसुला। तो इंडिया इज अ पेनिनसुला क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब पेनिनसुला कोई भी ऐसा पीस ऑफ लैंड है दैट इज सराउंडेड बाय वाटर्स ऑन थ्री साइड्स, ठीक है,
किसी भी पीस ऑफ लैंड के जब तीन तरफ पानी होता है, वाटर बॉडीज होती हैं, उसको कहा जाता है पेनिनसुला। और अगर आप भारत यानी इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के इस साइड पे अरेबियन सी, इस साइड पे बे ऑफ बंगाल, और यहां पे हमारा इंडियन ओशन आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, हमारा इंडियन ओशन आ जाता है। तो अगर आप भारत को देखोगे तो इंडिया भी तीन साइड से बाउंडेड है बाय द वाटर बॉडीज, तभी इसे कहा जाता है द इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा भारत की बेसिक ज्योग्राफी के बारे में कि अगर आप नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको जनरली पहाड़ मिलने वाले हैं। आप थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आपको काफी सारे ओशियंस यहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों फटाफट से। नाउ अब अगर आप देखेंगे तो जो टोटल आपका एक्सटेंट है भारत के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, मतलब अगर आप ऐसा एक्सटेंट निकालने जाओगे भारत के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, तो उसका टोटल वैल्यू आएगा 30 डिग्रीज। क्या आएगा बच्चों? 30 डिग्रीज। ठीक है, क्या आएगा बच्चे यहां पे? 30 डिग्रीज। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत में जो लोकल टाइम है वो हर जगह अलग होता है, हर जगह डिफर करता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा हमारा अरुणाचल प्रदेश चला गया और दूसरा बच्चा हमारा गुजरात चला गया। अब अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा बच्चा है उसने सनराइज पहले देखा और गुजरात वाले ने बाद में देखा। अब आपको समझ में आया कि सर ऐसा कैसे हो गया भाई, घड़ी में तो ऑलमोस्ट सेम टाइम हो रहा है लेकिन मुझे सनराइज पहले दिख रहा है, आपको बाद में दिख रहा है ना। तो इसके पीछे कारण यह है कि अगर आप गुजरात और अरुणाचल को कंपेयर करेंगे तो वहां का जो लोकल टाइम है उसमें 2 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, देखो दो तरीके के टाइम्स होते हैं, हमेशा समझिएगा, दो तरीके का टाइम होता है, एक होता है आपका लोकल टाइम और एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडिया के हम लोग जनरली जो हम वॉचेस में फॉलो करते हैं ना, जो अपनी घड़ी के अंदर हम लोग फॉलो करते हैं, वो स्टैंडर्ड टाइम होता है, इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि देश के अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अगर आप लोकल टाइम की बात करेंगे तो लोकल टाइम हर एक इलाके का डिफरेंट होगा, वेरी करेगा। मान लीजिए मैं दिल्ली से आपकी क्लास ले रहा हूं, अगर आप गाजियाबाद में बैठे हो या आप लखनऊ में बैठे हो या आप आगरा में बैठे हो, लेट्स से यू आर वाचिंग द क्लास फ्रॉम बेंगलुरु, ठीक है, तो आप अगर अपना लोकल टाइम निकालने जाओगे तो मेरे से डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड टाइम की बात करोगे तो आपकी घड़ी में भी 7:30 बजेंगे, मेरी घड़ी में भी 7:30 हो रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। तो स्टैंडर्ड टाइम इसीलिए लिया जाता है ताकि सबको ईज रहे, सबको इजी रहे, राइट। लेकिन जब आप लोकल टाइम्स की बात करते हैं तो लोकल टाइम हमेशा डिफरेंट होता है, राइट। चलिए, अगर आप देखोगे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि गुजरात से लेकर अरुणाचल तक यहां पे कितने का टाइम लैग है बच्चा? 2 घंटे का टाइम लैग है। ठीक है, तो ये लोकल टाइम के अंदर है। अब सोच के देखो, अगर हम पूरे देश में, पूरी कंट्री में अगर लोकल टाइम को फॉलो कर रहे होते तो बार बार आपको हर जगह अपनी घड़ी बदलनी पड़ती, हर जगह अपनी घड़ी बदलनी पड़ती। अब आपका मन में आ रहा होगा सर ये 2 घंटे का ही क्यों है ना, 2 घंटे का ही क्यों है, 2 घंटे से ज्यादा क्यों नहीं है? तो देखो बहुत सिंपल है, अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूं तो अगर आप गुजरात, देखो ध्यान दीजिएगा, अगर आप गुजरात, ठीक है, अगर आप गुजरात, ये हमारा फटाफट से पूरा एक्सटेंट है, राइट। अगर आप यहां के 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, अगर आप इसके बीच में और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है, अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे, इसको मतलब अगर आप माइनस करोगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 30 डिग्रीज अप्रोक्सीमेट आएगा। क्या आएगा बच्चों? 30 डिग्रीज अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अगर आप कभी इन दोनों वैल्यूज को अगर आप माइनस करेंगे, एग्जैक्ट 30 डिग्री नहीं आएगा लेकिन अप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आपको 1 डिग्री, जब अर्थ हमारी क्या होती है, जो अर्थ होती है हमारी, हमें पता है 2 तरीके के मूवमेंट्स बहुत कॉमन है अर्थ के साथ। एक तो अर्थ अपना रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, और एक अर्थ अपना रेवोल्यूशन करती है। क्या करती है बच्चों? रेवोल्यूशन करती है। ठीक है, यानी सन के अराउंड चक्कर काट रही होती है, और एक अपने एक्सिस पे क्या करती है, ऐसे घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है। तो अगर अर्थ को 1 डिग्री क्रॉस करना है, ध्यान दीजिएगा, अगर 1 डिग्री क्रॉस करना है तो मोटा मोटा कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स का टाइम लगता है। ठीक है, कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स का टाइम लगता है। तो अगर आपको यहां पे टाइम डिफरेंस निकालना हो तो आप क्या करेंगे? यहां पे सिंपल सी बात है, हमें यह पता है कि यहां से यहां तक कितना डिग्रीज का डिफरेंस है? 30 डिग्रीज का। ठीक है, और 1 डिग्री को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी मैथ्स है, हम लोग क्या करेंगे? 30 डिग्री इंटू 4 कितना हुआ? 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स को अगर आप घंटे में निकालोगे तो कितना हो गया बेटा? 2 घंटा हो गया, यानी 2 आवर्स हो गए। ठीक है, और यही 2 घंटे का जो टाइम लैग है लोकल टाइम में, ये आपको अरुणाचल और गुजरात के अंदर दिखता है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, स्टैंडर्ड टाइम एज इट इज रहने वाला है। लेकिन अगर आप लोकल टाइम की बात करेंगे बच्चों तो लोकल टाइम हर जगह का डिफर करेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, सिंपल है। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए कि कोई इलाका है जो कि लेट्स से मान लेते हैं हम लोग
72 डिग्री ईस्ट पे, ठीक है, कोई इलाका है जो 72 डिग्री ईस्ट पे, डन। और एक और इलाका है जो लेट्स से कि मान लेते हैं हम लोग 82 डिग्री ईस्ट पे, ठीक है। अब अगर मुझे इनके बीच का लोकल टाइम डिफरेंस निकालना हो, क्या निकालना हो मुझे इनके बीच का लोकल टाइम डिफरेंस, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, 82 माइनस 72 कितना हुआ, 10 डिग्री। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो 10 डिग्री ट्रैवल करना पड़ेगा। अब मैंने क्या सीखा था कि 1 डिग्री में कितना मिनट्स लगता है, 4 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 10 इंटू 4 यानी कितने मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा, 40 मिनट्स का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगेन मैंने क्या कहा, लोकल टाइम, ठीक है, मैंने क्या कहा, लोकल टाइम। तो अगर मैं इन दोनों प्लेसेस के लोकल टाइम को कंपेयर करूंगा तो यहां पे 40 मिनट्स का डिफरेंस मेरे को दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड टाइम देखूंगा तो यहां पे कोई डिफरेंस मेरे को नहीं मिलेगा, जो समय यहां होगा वही समय यहां पे भी होगा। तो बस इसी लोकल टाइम के कंफ्यूजन को यहां पे दूर करने के लिए हमने क्या डिसाइड किया कि भारत का एक स्टैंडर्ड टाइम जोन होना चाहिए, भारत में एक ऐसा लॉन्गिट्यूड होना चाहिए जो कि रेफरेंस की तरह काम करे पूरे भारत के लिए, है ना। और वही कहलाता है इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या कहलाता है बच्चों, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन, राइट। यानी वो मेरिडियन, यानी वो लॉन्गिट्यूड जो इंडिया के लिए एज अ रेफरेंस काम करे और जहां से पूरे भारत का एक तरीके से आप कह सकते हो टाइम डिसाइड हो, राइट। बात समझ में आई यहां तक, चलिए। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया और इसका वैल्यू कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। कितना वैल्यू बेटा, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। और ये कहां से पास करता है बेटा, कालीन भैया के मिर्जापुर से। कहां से पास करता है, कालीन भैया के मिर्जापुर से। तो मिर्जापुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां से आपका ये स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है, राइट। चलिए, और इसी को हम रेफरेंस लेते हैं पूरे भारत के लिए जो इंडिया का टाइम डिसाइड करता है। तो जो आप आईएसटी देखते हो ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो बेसिकली आईएसटी कुछ और नहीं बट वो टाइम है जो हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से डिफाइन किया है, ताकि पूरे देश में एक जैसा टाइम जोन चले और यहां पे कंफ्यूजन ना हो। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि जब ब्रिटिशर्स भारत में हुआ करते थे, इसका क्रेडिट आप ब्रिटिशर्स को दे सकते हो वैसे, कि जब ब्रिटिशर्स भारत के अंदर हुआ करते थे तब भारत में दो टाइम जोन्स थे, एक कहलाता था बॉम्बे टाइम, एक कहलाता था कलकत्ता टाइम। एक समय जो था वो जीएमटी से 4.5 घंटा आगे था और दूसरा वाला 5.5 घंटा आगे था। फिलहाल हमने डिसाइड किया कि हम 5 आवर्स 30 मिनट्स को ही चूज करेंगे, ठीक है। और उसी के हिसाब से आप देखोगे कैलकुलेशन करके, तो मतलब जो भारत का मेरिडियन भी चूज किया गया है वो कुछ इसी तरीके से चूज किया गया है, ठीक है, कि वो वैल्यू आपकी मैच हो पाए। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे दो टाइम जोन्स भी हुआ करते थे, कलकत्ता टाइम और बॉम्बे टाइम, ठीक है। तो कभी और किसी दिन आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कि बॉम्बे टाइम क्या था, कलकत्ता टाइम क्या था। फिलहाल आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूं कि दो टाइम जोन्स होते थे। फिलहाल हम लोग अभी एक ही टाइम जोन फॉलो करते हैं जो कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। बात समझ में आई यहां तक, चलिए। अच्छा, अब जब मैं बात करता हूं ना आपसे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो दोस्तों लैटिट्यूड किसी भी इलाके के ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है ना। जब आप साउथ से नॉर्थ जाओगे तो आप देखोगे डे और नाइट के ड्यूरेशन में ना बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं। आप कन्याकुमारी चले जाइए, कन्याकुमारी आपको पता है कि इक्वेटर से बहुत पास है, तो आपको वहां पे दिन और रात के जो घंटे हैं, टोटल घंटे का, कितने घंटे का दिन है, कितने घंटे की रात है, इसमें बहुत कम डिफरेंसेस दिखेंगे। लेकिन आप जितना कंट्री के अंदर की तरफ जाओगे, जितना कंट्री में नॉर्थ की तरफ बढ़ोगे, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो डे और नाइट का ड्यूरेशन है उसमें काफी डिफरेंस है। आप कभी पहाड़ों में जाइए, पहाड़ों में आप देखिएगा सनराइज बड़ी फटाफट से हो जाता है यार, ठीक है, 6:30 7 बजे के आसपास फटाफट से सनराइज हो जाता है। लेकिन शाम भी अगर आप देखोगे तो काफी जल्दी होती है। कहते हैं ना कि पहाड़ों के अंदर शाम बड़ी जल्दी होती है, वही अगर आप प्लेन एरियाज में आ जाइए तो आप देखेंगे समर्स के टाइम तो खैर शाम बहुत लेट होती है। तो जो डे एंड नाइट का ड्यूरेशन है ये काफी हद तक बच्चों लैटिट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो लैटिट्यूड होता है इट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। चलो, तो ये मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट से। तो देखो, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, तो ये रहे अपने वो फटाफट से। तो ये देखो, ये अपना गुजरात वाला हो गया है ना, ये अपना अरुणाचल वाला हो गया। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो इनके बीच का हमने कैलकुलेट किया था अभी कि 2 घंटे का टाइम लैग आता है लोकल टाइम में, राइट। चलिए, अब कई बार लोग ना डिस्टेंस मेजर करते हैं, कहते हैं यार नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट भारत का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, यह एक्सटेंट कितना, राइट। तो अगर आप कभी भी नॉर्थ टू साउथ जाओगे तो आप देखोगे तो नॉर्थ टू साउथ जो भारत का एक्सटेंट है वो है 3214 किलोमीटर, राइट। यानी अगर आप नॉर्थ से साउथ ट्रैवल कर रहे हैं तो टोटल कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और वही अगर हम देखें वेस्ट टू ईस्ट, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें कि वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट कितना है भारत का, तो ये है आपका 2933 किलोमीटर। कितना है बच्चों, 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ साउथ कितना है हमारा, 3214 किलोमीटर। डन।
मैं लिख देता हूं यहां पे साइड पे आपके रेफरेंस के लिए फटाफट से। चलिए, तो अगर आपसे पूछे कि भाई नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है, याद रखिएगा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ठीक है। तो बच्चों से अगर कोई पूछे भैया कि सर नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है, तो बच्चे क्या बताएंगे हमारे, दैट इज 3214 किलोमीटर्स, ठीक है। और वही अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट कितना है आपका, वेस्ट टू ईस्ट वाला कितना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, दैट इज 2933 किलोमीटर्स, ठीक है, 2933 किलोमीटर्स, डन। चलिए, हालांकि देखने में आपको ये लंबा लग रहा होगा, अगर देखने की बात करें 2D फॉर्म में तो आपको हो सकता है ये लंबा लग रहा हो, बट अगर हम डिस्टेंस वाइज बात करें तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट अपना ज्यादा लंबा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से, लेट्स मूव फर्दर। सर कितनी लंबी क्लास होगी, बेटा कितनी लंबी क्लास होगी, थोड़ा सा मैं आपको और पढ़ाऊंगा, 8 बजे तक तो आपका क्लास वैसे ही लगा हुआ है, तो थोड़ा सा मैं आपको और पढ़ाऊंगा। अभी 1 घंटा ही पढ़ाया है और 1 घंटे में काफी कुछ पढ़ाया है इनफैक्ट, है ना, तो 20-25 मिनट थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, उसके बाद वाइंड अप करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया। क्रिएटिविटी वर्ल्ड, बेटा इतना क्रिएटिव हो यार तुम, इतना क्रिएटिव हो तो कुछ अच्छा लिखो ना यार दोस्त, है भाई, तुमको आईपीएल देखना है ना, मैं दिख रहा हूं तुम्हें, क्रिएटिविटी दिख रही है मेरे को, है। बच्चा कह रहा है सर मेरे को आईपीएल देखना है, सर सर जल्दी पढ़ा दो सर, आईपीएल देखेंगे सर। बालक आईपीएल में तो आईपीएल वाली टीमें बढ़िया कर ही लेंगी, तुम्हें अपना आईपीएल खेलना है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, वहां तुम नहीं खेल पाए तो बेटा बुत्ती गुल, फिर बोल्ड आउट होना पड़ेगा तुम्हें, है। क्रिएटिविटी वहां यूज करो यार जहां जरूरत हो, खतरनाक क्रिएटिविटी यूज कर रहे हो तुम। चलो आओ एक क्वेश्चन देते हैं, बच्चे की क्रिएटिविटी के लिए सवाल दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए, चलो ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। सो क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल one experiences a time lag of डैश, ठीक है। कितना टाइम लैग एक्सपीरियंस करते हो आप, 4 ऑप्शंस बचो यहां पे, ए बी सी एंड डी। 4 आवर्स, 2 आवर्स, है ना, 3 आवर्स 40 मिनट्स, 3 घंटा 40 मिनट, या फिर हमारा 4 घंटा 15 मिनट। चलिए, तो बच्चों आपके पास 30 सेकंड्स का ऑप्शन है, फटाफट से जल्दी से बच्चे आंसर देंगे, हमारे 30 सेकंड्स का टाइम है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे आंसर करते हुए, दैट्स रियली कूल, दैट्स रियली गुड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, सुपर यार, धमाकेदार आंसर कर रहे हैं हमारे बच्चे, बहुत ही प्यारे प्यारे आंसर कर रहे हैं बच्चे यार, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, क्या बात है। बच्चावाड़ी ओपी हमारी बच्चावाड़ी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्रिएटिविटी वाले बच्चे ने बहुत एक अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई है, और इसके लिए तो यार, इसके लिए तो बच्चे को एकदम जो है फुल ऑन नंबर है ना। तो अभी मैंने बच्चे को कहा भी था, तो बच्चे की तारीफ करना भी उतनी जरूरी है, बिकॉज बच्चे ने लिटरली यार अच्छे आंसर्स किए हैं, तो दैट्स रियली गुड, बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा, सुपर्ब यार, सुपर्ब। चलिए आगे बात करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, गूगल अर्थ इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी मजे करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे आंसर्स करते हो, फटाफट से आंसर्स कर दो बच्चों। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज दैट इज 2 घंटे का टाइम लैग अपने को देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्यूट करेक्ट। चलिए, 96% पीपल हैव आंसर्ड मी करेक्ट आंसर्स। ओके, उस्मा, इशिका, आबिद, श्रेया, ओमकार, क्या बात है। आओ एक और क्वेश्चन कराता हूं, लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। चलो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जल्दी से बच्चे करेंगे, जल्दी से। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया, भारत का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है दोस्तों, जल्दी से बता दो। 4 ऑप्शन है बालकों के पास, ए बी सी डी। चलो, तो बच्चों का आंसर दूंगा फटाफट से, 2933 किलोमीटर्स, ठीक है बच्चों, 3244 किलोमीटर्स, ठीक है। बाबू मोशाय 3214 किलोमीटर्स, या फिर 4214 किलोमीटर्स। चलिए, बच्चों का समय स्टार्ट होता है अब। जीतने वाले बच्चे को मिलेंगे 2 समोसे फ्री फ्रॉम डीके समोसा भंडार, क्या बात है। तो भैया जीतने वाले बच्चों को मिलेंगे 2 समोसे पूरे फ्री डीके समोसा भंडार से। अब डीके समोसा भंडार क्या है ये बताऊंगा मैं आपको क्लासेस के अंदर, जहां पे आपकी मुलाकात होगी क्लास के मॉनिटर डगलस से और आपके बड़े खतरनाक दोस्त चिमकंडी चिंटू से। अभी दोनों कौन है यार ये जानने के लिए तो देखो क्लास में आना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे आंसर्स, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस किए हैं भाई, मजा आ रहा है देख करके आप लोगों को, दैट्स रियली नाइस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, सुपर्ब यार, बच्चे हमारे सुपर्ब ओपी, ठीक है। चलिए आगे बात करें, आगे बात करें, लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ें। चलिए, तो बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, बच्चे कह रहे हैं सर करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर
सी होना चाहिए, बिल्कुल सही, 3214 किलोमीटर्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है यार, 94% बच्चों ने करेक्ट किया है, दैट्स रियली कूल। विनीत, अंजलि, रेनुमा, मानसी, राजीव, क्या बात है, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे। और हम लोग भी आगे बढ़े आते हैं जल्दी से, है ना, फिर फटाफट से फिजियोग्राफिक डिविजन पे आ जाएंगे। चलो ओके, अब भाई ये तो बात हो गई यार इंडिया के ज्योग्राफी के, इंडिया के लैटिट्यूड का, इंडिया के लॉन्गिट्यूड का, है ना, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अब एक बार चेकआउट करना जरूरी है कि भारत का दुनिया के साथ कैसा रिलेशन है, यानी अपन लोग जो है भारत के जो हम लोग हैं, हम लोग अपने पड़ोसियों से कैसी बातचीत करते हैं। देखो पड़ोसी क्या होते हैं ना, लाइफ के अंदर कई बार पड़ोसी बहुत ज्यादा टेंशन देते हैं। अभी तुम पाकिस्तान को देख लो, और पाकिस्तान वालों के पास काम ही नहीं कोई, है ना, रोज उठो बम बनाओ अपने यहाँ ही फोड़ दो, अलग चल रहा है उनका। कई बार होता है उधर प्रैक्टिकल ऐसे ही चलता है, बढ़िया प्रैक्टिकल चल रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, बॉम्ब बनाया खुद ही फोड़ लिया, 5-6 लोग खुद ही फट गए, कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये सब चलता रहता है उधर, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या है उधर, हाँ भाई उनका अपना प्रैक्टिकल करने का अपना तरीका है भाई, फैक्ट है ये चीज, है ना। चलिए बच्चे डोंट वरी, वील ट्राई टू जस्ट, है ना, आई नो दैट यू कांट फिट लाइक सो मच, बट वील ट्राई टू एंड अप वेरी सून, है ना। Just we have studied for 1 hour. So I'll teach you 10-15 minutes more, and then we are good to go, right? I hope that's clear. Okay. So let's talk about Indian landmass. तो Indian landmass अगर आप देखोगे तो ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीच में हमारा बड़ा सेंट्रल सा लोकेशन है ना। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन, यानी एशिया में अगर आप साउथ की तरफ जाओगे तो आपको भारत मिल जाएगा, है ना। अब अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ओशन रूट्स हैं जो इंडिया को क्रॉस करते हैं और कनेक्ट करते हैं दो डिफरेंट पार्ट्स को। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वेस्ट में, है ना, और जो हमारी ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, अगर आप देखोगे बच्चे तो वो इंडिया के थ्रू ही पास होते हैं। अगर आप मान लो आपको यूरोप से ईस्ट एशिया जाना है तो बहुत सारे जो रूट्स हैं आपके, चाहे वो फ्लाइट के रूट्स हो, आपके ओशन के रूट्स हो, आपको इंडिया होकर के ही जाना पड़ेगा। तो एज अ रिजल्ट इंडिया एक सेंट्रल लोकेशन बन जाता है, इंडिया एक सेंट्रल पॉइंट बन जाता है जहां से सारी चीजें पास होंगी, राइट। चलिए अगर आप देखेंगे तो भारत का जो डेक्कन पेनिनसुला है, डेक्कन पेनिनसुला मतलब ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ठीक है, ये वाला जो भारत का पोर्शन है, अगर आप देखोगे इंडियन ओशन में काफी अंदर तक जा रहा है। दिस इज द इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन की काफी अंदर तक जा रहा है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट इंडिया के पास ना एक बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर सकता है वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से एंड यूरोप से, फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। यानी अगर हम यहां से बात करें तो यहां से हम 3 जगहों से यहां पे बड़े क्लोज कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर सकते हैं। कौन कौन से प्लेसेस बेटा, हमारा वेस्ट एशिया हो गया, है ना, हमारा यूरोप हो गया, एंड साथ ही साथ अफ्रीका हो गया। तो ये अपने पास बेनिफिट है, ये अपने पास एडवांटेज है। तो अगर अपने को इन 3 जगहों से बिजनेस करना हो तो हम लोग वेस्टर्न कोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्टर्न कोस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वही अगर अपने को साउथ ईस्ट एशिया या फिर ईस्ट एशिया से बिजनेस करना हो तो फिर हम लोग हमारे ईस्टर्न कोस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगर अपने को साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, अगर अपने को साउथ ईस्ट एशिया या फिर आप कह सकते हो बच्चे जो हमारा ईस्ट एशिया है, अगर यहां से बिजनेस करना है तो डेफिनेट सी बात है वी कैन यूज द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो हमारे पास 2 कोस्ट हैं, यानी 2 कोस्ट लाइन है, समुद्र के 2 किनारे हैं, एक तो वेस्टर्न पार्ट, एक ईस्टर्न पार्ट है। वेस्टर्न पार्ट का फायदा ये है कि हम वेस्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ईस्टर्न कोस्ट को देखोगे हम साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ये अपना क्या है, एक एडेड एडवांटेज है, अपना एक एडेड बेनिफिट है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे फटाफट से। नाउ तुम ये मैप देख पा रहे हो, एकदम खतरनाक सा मैप दिख रहा होगा तुमको, है ना, और यहाँ पे तुमको भारत दिखाई दे रहा होगा, इंडिया दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे हम किस किस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अफ्रीका के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर चले जाओ लिबिया वगैरह के साथ, मतलब टर्की का रीजन देखोगे तो टर्की इज वेयर, यूरोपियन वाले पार्ट में, है ना, तो वहां तक भी हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। फिर अगर आप इधर आ जाओगे तो देखो थाईलैंड हो गया, बैंकॉक हो गया, है ना, अपना जो है अगेन बैंकॉक इसी के अंदर आएगा थाईलैंड में, बट इसके अलावा सिंगापुर, मलेशिया हो गया। तो ये वाले जो हमारे एशियन पार्ट्स हैं यहां से भी हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहे फ्लाइट्स की बात करिए या फिर आप सी रूट्स की बात करिए, इंडिया एक सेंट्रल पोजीशन पे लाई करता है। तो अगर आपको इन एरियाज को कनेक्ट करना है यार, यहां से वहां जाना है, तो आप वाया इंडिया होके जाओगे, यानी आपको इंडिया आना पड़ेगा और तब आप इधर जा सकते हो, ठीक है। तो इंडिया का जो लोकेशन है बड़ा स्ट्रैटेजिक है, और तभी आप देखोगे कि इंडिया का इतना स्ट्रैटेजिक लोकेशन होने की वजह से इंडियन ओशन का नाम एक कंट्री के ऊपर है। तो जो इंडियन ओशन का नाम रखा गया है ना बेटा, उसका बहुत बड़ा रीजन है इंडिया का स्ट्रैटेजिक लोकेशन। तो जो भारत का स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो इंडिया को एक एडवांटेज देता है ट्रेड्स के अंदर भी एंड कॉमर्स के अंदर भी, ठीक है। बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए आगे बात करें फटाफट से। चलो अब फटाफट से एक बार बच्चे हम लोग अपने नेबर्स की बात करते हैं, यार हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, बिकॉज क्वेश्चन कई बार आता है
कि इंडिया के नेबर्स कौन कौन से। तो अगर हम इंडिया के नेबर्स की बात करें तो इंडिया देखो बहुत सारे कंट्रीज के साथ लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है, ठीक है। कौन कौन से कंट्रीज? नंबर 1 पहला अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हम लोग नॉर्थ वेस्ट में शेयर करते हैं बाउंड्री। फिर चाइना जो कि तिब्बत पे कब्जा जमा के बैठा हुआ है उसके साथ नॉर्थ में अगेन, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे नेपाल और भूटान हो गए, ये भी हमारे नॉर्दर्न नेबर्स हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान, नॉर्थ के अंदर चाइना वो तिब्बत वाला रीजन, नेपाल और भूटान, और वही अगर म्यांमार और बांग्लादेश की बात करें तो ये हो गए हमारे ईस्टर्न नेबर्स, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान, नॉर्थ में भूटान नेपाल चाइना, और ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। साउथ के अंदर अगर आप जाओगे तो हमारे साउथ में 2 नेबर्स हैं। पहला नेबर है हमारा कौन सा है बच्चे? श्रीलंका, और दूसरा नेबर है आपका मालदीव्स, ठीक है। तो मालदीव्स और श्रीलंका ये कहलाते हैं हमारे सदर्न नेबर्स। डन। चलिए अगर आप श्रीलंका की बात करोगे तो श्रीलंका इंडिया से एक छोटे से वाटर बॉडी के थ्रू सेपरेटेड है। यानी अगर आप कभी भी मैप देखो इंडिया का तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये इंडिया है और ये आपका श्रीलंका है। तो बेटा ये जो बीच का गैप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये गैप बेसिकली वाटर बॉडी है, वाटर का थोड़ा सा स्ट्रेच है, जिसको आप कहते हैं द पार्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? द पार्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पार्क स्ट्रेट क्या करते हैं? यहां पे श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करते हैं, इंडिया से अलग करते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप मालदीव्स की बात करो तो अगर आपको मालदीव्स जाना है घूमने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में। तो इन लक्षद्वीप वाले साइड अगर आप जाओगे, लक्षद्वीप के साउथ में जाओगे, तब आपको मिलेगा मालदीव्स आइलैंड्स, ठीक है। तो ये तो हो गए यार हमारे भारत के हमारे भारत के मेजर नेबर्स, ठीक है। चलिए देखो फटाफट से भारत के सारे नेबर्स को देख लेते हैं यहां पे जल्दी से, है ना, और फिर हम लोग आ जाएंगे भारत के फिजियोग्राफिक डिविजन्स के ऊपर, राइट। चल तो हमने क्या देखा कि बच्चों हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आ गए, नॉर्थ के अंदर कौन आ गया अपने पास? तिब्बत यानी चाइना, नेपाल, भूटान, डन। फिर ईस्ट में आएंगे तो अपने पास बांग्लादेश एंड म्यांमार है, साउथ में जाएंगे तो श्रीलंका है और हमारा मालदीव्स है। तो आप देख सकते हो कि लक्षद्वीप आइलैंड्स के भी साउथ में जाओगे तो आपको यहां पे मालदीव्स मिल जाएगा। और ये जो आपको छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है इधर पड़ेगा आपका पार्क स्ट्रेट, जो कि इंडिया को श्रीलंका से यहां पे अलग करता है या फिर सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये हो गए अपने इंडिया के मेजर नेबर्स या फिर इंडिया के बेसिक कंट्रीज, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको फटाफट से, उसके बाद हम लोग जल्दी से करेंगे भारत के फिजियोग्राफिक डिविजन्स मैप के हेल्प से, ठीक है। चलिए तो बेसिकली लास्ट टॉपिक्स पे ही हम लोग चल रहे हैं, इसके बाद जल्दी जल्दी से आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा 15 मिनट के अंदर, ठीक है। 1 आवर 30 मिनट्स का एवरेज क्लास है आईसीएससी के अंदर, बिकॉज आपका कंटेंट काफी ज्यादा है, तो इसको 1 आवर 30 मिनट्स 35 मिनट्स तक ही रखेंगे एंड उसके बाद वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। चलिए सो एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग neighbors share boundaries with UP and Bihar? 4 options: Pakistan, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन अफगानिस्तान, लास्ट ऑप्शन नेपाल। डन। चलिए 4 ऑप्शन है बच्चों के पास, 30 सेकेंड्स टाइम यू हैव गाइस, ठीक है। 30 सेकेंड्स टाइम है आपके पास, फटाफट से बच्चे बताएंगे कि इनमें से कौन से ऐसे नेबर्स हैं जो कि यूपी और बिहार के साथ यहां पे बाउंड्री टच करते हैं। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, सुपर, क्या बात है। बच्चे बहुत प्यारे प्यारे आंसर्स कर रहे हैं यार, मानना पड़ेगा भाई, बच्चों के आंसर्स ओपी हैं यार, बच्चों के आंसर्स सुपर ओपी, बहुत अच्छे आंसर्स, बहुत ही अच्छे आंसर्स, सुपर गाइस, क्या बात है, बहुत प्यारे प्यारे आंसर्स करते हुए, है ना। इसके बाद फटाफट से हम लोग जल्दी से आगे बढ़े आते हैं फटाफट से, ठीक है। काफी सारी बातें हम लोगों ने कर ली यहाँ पे, काफी सारी बातें कर ली। अब जल्दी से फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़ेंगे, फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बाद हम लोग फटाफट से एक रिवर मैप करेंगे, रिवर मैप के बाद हम लोग बोलेंगे बच्चों को थैंक यू, ठीक है। डन। चलिए वेरी नाइस गाइस, बहुत अच्छा किया बच्चों ने। सो करेक्ट आंसर इज नेपाल, जी हाँ बिल्कुल सही बेटा। तो नेपाल अगर आप देखोगे तो इन नेबर्स में से एक ऐसा नेबर है जो यूपी और बिहार दोनों के साथ यहाँ पे बाउंड्रीज को शेयर करेगा, ठीक है। चलिए तो दोनों जगह से आप यहाँ पे जा सकते हैं, कहां? नेपाल। चलिए
तो इंडियंस काफी ज्यादा जाते हैं नेपाल घूमने के लिए भी, इनफैक्ट मेरे को भी जाना है कभी, तुम लोग को चलना हो तो बता देना, हम लोग साथ साथ घूम करके आएंगे, ठीक है। तो 96% बच्चा हैज गिवन मी द करेक्ट आंसर्स बच्चा। चलिए बहुत ही बढ़िया यार। धर्मेश, रश्मि, इन्फिनिटी, कन्हैया लाल, वजीहा, गवार विलेजर, यूट्यूबर कौन हो भाई तुम, अनन्या चौरसिया, हलवा, नितिश, हिमालय, पूजा, स्टडी विद अरमान, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुपर्ब गाइस। तो बच्चों ने बहुत प्यारे 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 आंसर्स किए हैं। चलिए आगे बात करते हैं जल्दी से फटाफट से अबाउट इंडिया फिजियोग्राफिक डिविजन्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार, जब आप भारत के फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ते हो तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भारत में हर एक वैरायटी का चीज आपको मिल जाएगा। भारत में पहाड़ भी है, भारत में प्लेट्यूज भी है, भारत के अंदर डेजर्ट भी है, भारत के अंदर आइलैंड्स भी हैं, भारत के अंदर प्लेन एरियाज भी हैं। तो सारी चीजों को मिला करके आप कह सकते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए तो जब हम फिजियोग्राफी की बात करते हैं, जब कभी भी फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करते हैं ना बेटा, चलिए तो हम किस किस को याद करते हैं। नंबर 1 सबसे पहला हम बात करेंगे हमारे द नॉर्दर्न माउंटेन वॉल या फिर द हिमालयस की। तो एक बच्चे ने पूछा था कि सर द नॉर्दर्न माउंटेन वॉल क्या है। द नॉर्दर्न माउंटेन वॉल कुछ और नहीं बच्चे बट हमारे हिमालयाज हैं, ठीक है। वॉल हो गया या फिर इसको आप हिमालयास कह सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अगर हम बात करें तो हमारे द नॉर्दर्न प्लेन्स, अब इसमें कई सारा इलाका आता है, राजस्थान प्लेन का भी इलाका आता है, इंडो गैंजेटिक प्लेन का भी इलाका आता है, ठीक है। एक मोटा मोटा शब्द अगर मैं मोटा मोटा कैटेगरी बनाऊं तो दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। फिर अपना द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारत का जो रेगिस्तान का इलाका है जिसको आप द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, थार डेजर्ट भी कहते हैं आप इसे, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट का इलाका, राइट। चलिए फिर अगर हम बात करें भारत का प्लेट्यू रीजन, तो भारत में प्लेट्यू रीजन भी बड़ा क्रूशियल है ना। चलिए फिर अगर हम बात करें तो भारत में और क्या आता है, भारत के अंदर आ जाते हैं हमारे आइलैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। आइलैंड्स के अलावा अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर क्या आता है, भारत के अंदर घाट्स आते हैं एंड प्लस भारत के अंदर आते हैं कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो दोनों ही चीजें आती हैं यहाँ पे, भारत में कोस्टल प्लेन्स भी आते हैं और भारत के अंदर घाट्स भी आते हैं, ठीक है। चलिए तो अगर हम भारत के फिजियोग्राफी की बात करें बच्चों, तो भारत का फिजियोग्राफी कुछ ऐसा दिखता है, यानी अपने पास नॉर्थ में एक बड़ा सा पहाड़ का दीवार है, बड़ा सा पहाड़ का वॉल है, जिसको आप नॉर्दर्न माउंटेन वॉल है, हिमालयास कह सकते हैं। अपने पास प्लेन एरियाज भी हैं जहां पे इंडो गैंजेटिक प्लेन आता है आपका, फिर आप कह सकते हो राजस्थान प्लेन का एरिया भी आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि राजस्थान पूरा डेजर्ट्स नहीं है, राइट। चलिए फिर आप देखेंगे कि भारत में द ग्रेट इंडियन डेजर्ट आता है, यानी वो इलाका जहां पे पूरा रेगिस्तान है। फिर भारत के अंदर प्लेट्यू आते हैं, भारत में आइलैंड्स आते हैं, भारत में घाट्स आते हैं और भारत में कोस्टल प्लेन्स भी आते हैं। तो ये सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स किसका पार्ट है बेटा, इंडिया के, राइट। चलिए अच्छा तुम प्रत्यक्ष हो जिसको मैंने क्या कहते हैं क्लास 9 में वीडियो कॉल किया था, तुम्हारे रेडियंट बैच का बालक है यहाँ पे प्रत्यक्ष। अच्छा यही है हमारा गवार विलेज यूट्यूबर। यार तुम ज्यादा खतरनाक तुमने नाम नहीं रख लिया, एकदम खतरनाक आईडी बना के बच्चा आया यूट्यूब पे, कहता है सर कुछ अलग ही करके जाएंगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए ओके पारो तुम मेरे पे फोकस करो, उन लोग को छोड़ दो बेटा। पीयूष अगर पारो पे फोकस करने लगे हो, पारो तुम पे करने लगी तो आईसीएससी का सिलेबस नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है पीयूष माय डियर। तो बेटा पारो को सिलेबस पे फोकस करने दो यार पीयूष, हैं, और तुम भी पढ़ाई पे फोकस करो बेटा। दोनों एक दूसरे पे फोकस करोगे, आईसीएससी का सिलेबस है मेरे लाल, सही बता रहा हूं, निकल जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। फिर बोर्ड एग्जाम जब आएगा तुम पड़ोसियों की कॉपी पे फोकस करोगे और टीचर तुमको पकड़ लिया तो फिर जो है समझ जाओ फिर क्या होगा तुम्हारे साथ, है। इधर उधर फोकस, पारो हम पे फोकस करो। वाह देवदास बने घूम रहे हो तुम पारो की याद में, है देवदास बन के घूम रहे हो तुम चैट में। पारो खतरनाक बालक हो यार। चलो आगे बात करते हैं भाई। भैया पारो से बाहर आ जाओ, जितने भी पारो हो सारे बाहर आ जाओ यार, ठीक है। फोकस कर लो यार, पढ़ाई पे फोकस कर लो, पारो फोकस मत करो। चलो आगे बात करते हैं ना। देखो एक बड़ा प्यारा सा मैप लेकर के आए हो बच्चों के लिए, बहुत ही सुंदर सा मैप है ना। इस मैप को चाहो तो शायद ये बड़ा हो सकता है यार, बड़ा करते हैं, ठीक है। चलो मैप पे फोकस करते हैं, मैप पे फोकस हो सकता है। अच्छा हाँ भैया मैप पे फोकस हो रहा है, क्या बात है, देखो मैप पे फोकस हो रहा है। चलो तो बेटा पारो पे फोकस पीयूष करेगा, हम लोग मैप पे फोकस करेंगे, ठीक है। चलो अभी मैप थोड़ा सा हिल गया है, ओके ओके ठीक है, अब मामला सही है, डन। तो आपको मैप दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एकदम बढ़िया सा सुंदर सा। तो अगर आप देख पा रहे हो बच्चे, तो ये हमारा जितना भी इलाका आपको ये ऑरेंज दिखाई दे रहा है ना, तो ये बेसिकली जो इलाका है अपना, ये क्या कहलाता है, ये इलाका कहलाता है बच्चे हमारा द प्लेन एरिया, जिसको सॉरी ये इलाका कहलाता है अपना द माउंटेन एरियाज, राइट। चलिए प्लेन्स तो इसके नीचे हैं, तो ये इलाका अपना बन जाता है बच्चे द माउंटेन एरियाज, या जिसको आप कहते हो द नॉर्दर्न माउंटेन वॉल, ठीक है।
तो ये जो अपने को एरिया दिखाई दे रहा है इतना बड़ा सा यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहां पे आ जाते हैं अपने हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, कहां पे आ जाते हैं बच्चे, यहां आ जाते हैं हमारे हिमालयन माउंटेन्स। अब हिमालयन माउंटेन्स के साथ ना एक बड़ी खास बात है कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं बेसिकली इसमें ना 3 पैरेलल रेंजेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। एक हमारी हिमाद्री है ना, एक हमारा हिमाचल है और एक हमारा शिवालिक्स है। तो हिमाद्री मान लीजिए जो सबसे ऊंचे पहाड़, सबसे बड़े पहाड़ हैं वो हिमाद्री के हैं। ठीक है, जो सबसे बड़े और सबसे ऊंचे पहाड़ किसके हैं, हिमाद्री के हैं। ठीक है, दूसरी बात, उससे जो छोटे पहाड़ है वो किसके हैं बेटा, हिमाचल के हैं। और जो सबसे छोटे और सबसे डिसकंटिन्यूस पहाड़ है वो किसके हैं, शिवालिक्स के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चे, सबसे बड़े सबसे ऊंचे पहाड़ हिमाद्री के, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद शिवालिक्स। ठीक, तो 3 अलग अलग पैरेलल रेंजेस है। अगर आप देखोगे तो जो हमारा हिमालयाज है वो यहां पे वेस्ट टू ईस्ट यहां पे कहीं ना कहीं बच्चे रन करता है। टोटल अगर आप लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ की बात करें तो बच्चे कितना कवर करता है, 2400 किलोमीटर का रफली जो पूरा डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक कवर होता है। राइट, चलिए अब इसको मैं चाहूं तो आपको कहीं और भी दिखा सकता हूं, चलिए दिखा देता हूं। ठीक है, तो मैंने माउंटेन रेंजेस डाला था, तो अगर आप देख पा रहे हो बच्चे ये आपको दिखाई देगा। ये देखो भाई, गूगल अर्थ खोल लिया आप बच्चों के लिए, तो देखिए गूगल अर्थ से आपको एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा होगा स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहा है, स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं बेटा ये आपके। चलिए, तो ये जो इलाका है आपका जहां पे आपको काराकोरम दिखाई दे रही है या और बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली बच्चे कोर एरिया है हिमाद्री वाला। ठीक है, कौन सा इलाका है आपका, कोर एरिया है हिमाद्री वाला। ये जो आपको बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, पूरे स्नो कवर्ड, यहाँ पे पूरा स्नो से कवर्ड है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, जहां पे आपको एक K2 दिख रहा है, काराकोरम दिख रहा है। तो ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पे पहाड़ अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा ऊंचे हैं, काफी बड़े बड़े पहाड़ हैं। ठीक है, और जिनका एलिवेशन यानी जो हाइट है वो करीब 6000 मीटर से भी ऊपर है। तो ऐसे पहाड़ कहलाते हैं हमारे हिमाद्री वाले। फिर अगर आप नीचे आएंगे, इससे थोड़ा सा नीचे आइएगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पीर पंजल रेंज दिखेगी। ये जम्मू कश्मीर पीर पंजल रेंज आपको दिखाई देगा। तो यहां पे जब आप आओगे पीर पंजल वाले साइड पे, इधर कश्मीर वाले साइड पे थोड़ा सा, तो ये आपकी हिमाचल बेल्ट शुरू हो जाती है। ठीक है, ये थोड़े कम छोटे पहाड़ हैं कंपैरेटिवली। यहां पे भी हाइट अच्छी खासी है, ऐसा नहीं कि हाइट कम हो जाएगी, 4500 मीटर्स के आसपास आपको एलिवेशन मिलता है। और लेकिन अगर आप एकदम नीचे आ जाएंगे ना, बहुत नीचे अगर आप आ जाओगे, बहुत ही नीचे इस वाले साइड पे आप आ जाओगे, ठीक है, एकदम उत्तराखंड के फुट हिल्स पे, निचले इलाके पे, तब आप देखोगे कि आपको शिवालिक्स या फिर आउटर मोस्ट हिमालयस का दर्शन होता है, आउटर मोस्ट हिमालयस आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा यार मैंने ट्राई किया कि भैया गूगल अर्थ आपको दिखा दिया जाए एकदम बढ़िया से। चलिए वापस आते हैं, तो हमने क्या देखा अभी यहाँ पे कि ये वाला सेक्शन आपका हिमाद्री, फिर जो नीचे सेकंड पैरेलल रेंज है दिस इज हिमाचल, जो सबसे बाहर वाली रेंज है आपकी दिस इज शिवालिक्स। ठीक है, सबसे बाहर वाली रेंज, सबसे बाहर का जो इलाका है दिस इज शिवालिक्स। तो शिवालिक्स का जो एलिवेशन है वो करीब 1000-1200 मीटर्स के आसपास ही रहता है। ठीक है, चलिए, और फिर यही अगर पहाड़ इधर आप चले जाएंगे इस साइड पे, तो इसको हम कई बार ईस्टर्न हिमालयन माउंटेन्स भी कहते हैं ना। ईस्टर्न हिमालयस मतलब आपका जो पूर्वांचल वाला इलाका है, इधर नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, तो यहां पे भी आपको काफी सारे पहाड़ मिलेंगे। बट जब हिमालयस इस साइड चले जाते हैं तो थोड़े से ईस्टर्न पार्ट में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, इसको हम कई बार ईस्टर्न या पूर्वांचल वाला रीजन भी कहते हैं। ठीक है, पूर्वांचल पार्ट। राइट, चलिए आगे बढ़ते फटाफट से जल्दी से। नॉर्दर्न माउंटेन्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो देखिए हिमाद्री माउंटेन रेंजेस का मतलब है, हिमालयन रेंजेस का नाम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, डन, कि माउंटेन रेंजेस का नाम है बच्चे। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, जो नॉर्दर्न माउंटेन वॉल है उसको और किस नाम से जाना जाता है, हिमालयन रेंजेस के नाम से। सो हिमालयाज यहाँ पे 3 पैरेलल रेंजेस कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से पैरेलल रेंजेस हमने जस्ट अभी पढ़ा, सबसे पहला हिमाद्री, फिर उसके बाद हिमाचल, और उसके बाद सबसे बाहर वाला शिवालिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पैरेलल रेंजेस हैं। तो ये अपने हाइट के बेसिस पे, अपने एलिवेशन के बेसिस पे काफी ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, जो सबसे पहला वाला है उसको हम हिमाद्री कहते हैं, बिकॉज हमेशा ये हिम यानी बर्फ से कवर्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इसको कई बार हम ग्रेटर हिमालयास का नाम देते हैं। और साथ में अगर आप देखोगे बच्चे, तो जो इतनी भी हिमालयन माउंटेन रेंजेस है उसका सबसे जो नॉर्दर्न पार्ट है वो आपका हिमाद्री से ही बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, अब इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स आती हैं। हिमाद्री की अगर हम बात करेंगे तो दुनिया के जो सबसे ऊंचे माउंटेन की चोटियां हैं, माउंटेन के रेंजेस हैं, वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स की हाइट के साथ, फिर आ जाता है आपका माउंट K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं कई बार इसको हम, फिर सेकंड हाईएस्ट पीक माना जाता है वर्ल्ड में, है ना। इसके अलावा कुछ और भी बड़े बड़े पहाड़, जैसे मकालू हो गया आपका, ठीक है, इसके अलावा मानसालू हो गया, फिर अन्नपूर्णा पर्वत हो गया 8078 मीटर्स के साथ,
है ना, और फिर अगर इसके बाद आप देखोगे नंगा पर्वत हो गया, है ना, फिर कंचनजंगा हो गया। तो अगर बच्चे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जितने भी बड़े बड़े माउंटेन पीक्स हैं जिनका एलिवेशन 6000 मीटर से ऊपर का है, वो सारे के सारे कहां आ जाते हैं, आपके हिमाद्री वाले सेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इन माउंटेन के बीच में ना कई सारे नेचुरल पासेस भी बने हुए हैं। माउंटेन पास का मतलब होता है जब माउंटेन्स के अंदर आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो तो उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कई बार ना कुछ पासेस बने, कुछ रास्ते बने हुए हैं जिनको आप कई बार माउंटेन पासेस कहते हैं। ठीक है, तिब्बती लैंग्वेज के अंदर इसे ला कहा जाता है, एले ला कहा जाता है। तभी आप कई बार जब मैप पे देखोगे तो लिखा रहता है शिप्की ला, नाथू ला, रोहतांग ला। तो ला का मतलब होता है माउंटेन पासेस। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे माउंटेन पासेस आपको मिलेंगे कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, है ना, सिक्किम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल काराकोरम पास हो गया कश्मीर में, बारचाला हो गया यानी बारचाला पास हो गया। ठीक है, शिपकिला हो गया हिमाचल प्रदेश के अंदर, बहुत ही फेमस पास है ना, थागाला हो गया, नीति हो गया उत्तराखंड में, रोहतांग आ जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, रोहतांग ला बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तो ये क्या है बच्चे, ये वो पासेस हैं जो माउंटेन्स के एक साइड से दूसरे साइड जाने का आपको रास्ता देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पासेस आपको यहां पे दिखाई देंगे। डन, चलिए इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां से ना बहुत सारे ग्लेशियर्स निकलते हैं, और अगर बात करें ग्लेशियर्स की तो ग्लेशियर्स को कई बार सोर्स माना जाता है रिवर्स का, नदियों का, है ना। तो अगर हम देखेंगे बहुत सारे ग्लेशियर्स यहां से निकलते हैं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर हो गया जहां से कहते हैं गांजेस यानी गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया जहां से यमुना नदी निकलती है। राइट, चलिए तो अगर आप देखेंगे तो गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों कहां पड़ते हैं, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो ये ग्लेशियर अगर आप देखोगे ना बच्चे, तो जो गंगा और यमुना नदी है उनके अंदर जो वाटर का रिसोर्स है, वाटर का जो सोर्स है, उसका एकदम फुल ऑन क्रेडिट जाता है हमारे इन ग्लेशियर्स को। तो ये ग्लेशियर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों नदियों के अंदर पानी के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस रेंज से और भी कई सारी नदियां निकलती हैं, जैसे शारदा नदी हो गई, घाघरा नदी हो गई, कोसी रिवर हो गई, गंडक रिवर हो गई, है ना। तो ये भी बहुत सारी रेंजेस हैं बच्चे, मतलब बहुत सारी आप कह सकते हो रिवर्स हैं जो इस पूरे इलाके से ओरिजिनेट करती हैं। डन, चलिए हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये आप देखो पूरा रिवर मैप है। राइट, चलिए तो आप देख पा रहे होगे, देखो किस तरीके से गंगा निकल रही है इधर गंगोत्री से। ठीक है, फिर आपका राइट बैंक ट्राइब्यूटरी यमुना कहलाती है, इसके साथ साथ चल रही है। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे अपनी घाघरा नदी हो गई, इसको आप घाघरा नदी कहते हैं। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे बच्चे तो यहाँ पे अपनी शारदा नदी हो गई। राइट, फिर इसी के साथ साथ आप देखोगे तो गंडक नदी और कोसी नदी। तो बिहार के अंदर आपको खासकर कोसी का बड़ा खतरनाक फॉर्म देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं बच्चे जो इलाका है पूरा हिमालयन बेल्ट का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, खासकर ग्लेशियर्स के रिस्पेक्ट में। बिकॉज जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर्स का पानी धीरे धीरे पिघलता, जब ग्लेशियर का बर्फ धीरे धीरे पिघलता है तो आप देखोगे रिवर्स क्रिएट होती हैं पानी के, कई सारे लेक्स क्रिएट होते हैं। तो वाटर रिसोर्स के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो भी ये एरिया बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, चलो अब अगर बात की जाए हिमाचल की, तो हिमाचल में भी आपको बच्चों बहुत सारी पीक्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे एवरेज एलिवेशन अगर मैं आपसे बोलूं तो 4000 से 5000 मीटर का होता है, कि पहाड़ इतने ऊंचे होते हैं लगभग। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी काफी समय तक आपको देखो स्नो देखने को मिलती है। देखो हालांकि कुछ समय ऐसा भी आता है जब स्नो नहीं होती, तो हिमाद्री के कंपैरिजन में तो स्नो कम ही होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, बट फिर भी कई सारे जो ऊंचे पहाड़ है वहां पे आपको स्नो देखने को मिल जाएगी साल भर के अंदर। राइट, चलिए फॉर एग्जाम्पल शिमला की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो बच्चे इसका हाइट मीटर्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये फिट है। ठीक है, ये मीटर्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, हिमाचल प्रदेश में शिमला तुम वहां पहुंचा दोगे, नहीं तो फिर माउंट एवरेस्ट के आसपास। तो इट्स अ टाइपो एरर, प्लीज इसको मतलब इग्नोर मारिएगा, मीटर्स नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, क्योंकि मीटर्स बहुत ज्यादा हो गया फिर। राइट, चलिए इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहां पे जो एवरेज हाइट मैंने आपको बताया, ठीक है, 3500 से देखो 6000 बहुत कम ही जाता है, मैक्सिमम जो जाती है हाइट यहाँ पे वो करीब 5000 मीटर्स के आसपास तक चली जाती है। ठीक है, तो इतने ऊंचे पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं। डन, चलिए हाँ बच्चे, वी आर ऑलरेडी ओवरिंग द क्लास, डोंट वरी, है ना, हम लोग क्लास ओवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी अपन वाइंड अप करेंगे, तो डोंट वरी। तो एक दो पोल्स करवाऊंगा मैं आपको, एक दो टॉपिक्स हम लोग करेंगे और उसके बाद खत्म कर देंगे क्लास को। ठीक है, सो दैट्स वेरी सिंपल। तो एक दो टॉपिक्स और करेंगे, उसके क्लास को खत्म कर देंगे। तो बेसिकली फिजिकल फीचर्स आपको बताने हैं, तो मैप्स और उसके थ्रू मैं आपको बता दूं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलिए तो लास्ट 5-6 मिनट और लूंगा आपके, एंड देन वी आर डन। ठीक है, चलिए अब कई बार आप देखोगे बच्चों, तो हिमाचल को हम लोग लेसर हिमालयास या फिर आप कह सकते हैं मिडिल हिमालयास भी कहते हैं। ठीक है, हिमाद्री को कहते हैं ग्रेटर हिमालयास, हिमाचल को कहते हैं लेसर हिमालयास। राइट, शिवालिक्स को कहते हैं आउटर हिमालयास। तो अगर आप देखेंगे तो बच्चे ये जितने भी आपके हिमाचल के पहाड़ हैं, ये हमेशा हिमाद्री के पैरेलल रन करेंगे। ठीक है, चलिए
कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस की बात की जाए तो पीर पांजल आ गई, धौलाधर आ गई, महाभारत रेंजेस आ गई। ठीक है, महाभारत अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर नेपाल में काउंट होती है, बट अगेन हिमाचल बेल्ट की सबसे इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। कौन कौन सी? महाभारत, मसूरी रेंज, पीर पंजल रेंज, धौलाधर के पहाड़, राइट। चलिए अब अगर आप देखोगे बच्चों तो फटाफट से बात करते हैं धौलाधर के बारे में, बिकॉज धौलाधर क्रूशियल है। तो धौलाधर अगर आप देखेंगे तो यार सदर्न मोस्ट पार्ट, यानी एकदम सदर्न रीजन में आप चले जाओगे तो सदर्न मोस्ट रेंज फॉर्म करता है आपकी। ठीक है, दूसरी बात अगर आप देखोगे तो इसका जो एलिवेशन है वो करीब 4000 मीटर से भी ज्यादा जाता है, यानी काफी हाइट तक धौलाधर जाता है। ठीक है, एंड फिर अगर आप देखोगे तो आगे चलता चलता है किसके साथ मर्ज होता हुआ दिखेगा आपको? महाभारत रेंजेस के साथ। ठीक है, जो अगेन नेपाल में है, राइट। पीर पंजल की बात करें तो पीर पंजल आपको जनरली कहां देखने को मिलेगी? कश्मीर में। तो अगर आप कश्मीर जा रहे हैं तो पीर पंजल आप जरूर से देख सकते हैं, राइट। चलिए एक और खास बात अगर आप देखोगे तो पीर पंजल रेंज कहां से कहां एक्सटेंड करती है? झेलम नदी से लेकर के ब्यास नदी के बीच में। तो जो ब्यास नदी है आपको हिमाचल में काफी जगह देखने को मिलती है, झेलम आपको कश्मीर में देखने को मिलती है, और इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो काफी लंबे समय तक आपको पीर पांजल जो माउंटेन रेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर आप देखेंगे तो कश्मीर वैली एक तरीके से डिवाइड का काम करती है। तो कश्मीर पीर पंजल को जांस्कर से क्या करता है? सेपरेट करता है। ठीक है, तो एक तरफ जांस्कर है, एक तरफ पीर पंजल है, और बीच में आपका कश्मीर वैली, राइट। चलिए कितना खूबसूरत है यार ये। डन। चलो तो इस तरीके से बच्चे आप देख सकते हो, देखो कुछ यहां पे इस तरीके से मैप है। तो बेसिकली दिस इज पीर पंजल, आप देख पा रहे हो, और ये हमारा जांस्कर रेंज है, और इन दोनों के बीच में अपना क्या आ जाता है? कश्मीर वैली, जो इसको सेपरेट आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने मेजर रेंजेस या मेजर माउंटेन पीक्स। अब शिवालिक्स की अगर मैं आपको बात करूं तो शिवालिक्स का मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि इसे कई बार हम लोग आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, यानी इसमें काफी सारे ब्रेक्स आते रहते हैं बीच बीच में, तो इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस रेंज। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात शिवालिक्स की कि इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नेम से हम इसको रेफर करते हैं। जैसे जम्मू हिल्स हो गया फॉर एग्जांपल आपका जम्मू के अंदर, है ना, मीरी हो गया, अबोहर हो गया, मिशमी हो गया अरुणाचल के अंदर, राइट। तो इसके अलग अलग नाम है शिवालिक के हर जगह। एवरेज एलिवेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 1000 से 1200 मीटर लंबे ही या ऊंचे ही पहाड़ होते हैं, ज्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं होते, छोटे हिल्स हैं जनरली। एंड अगर आप देखेंगे तो यहां पे ना जितनी भी रिवर्स अपने साथ मिट्टी, पत्थर, जिसको आप सेडिमेंट्स कहते हो, है ना, तो ये अपने साथ जब बहा के लेती चली आई तो उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो उन सबको डिपॉजिट कर दिया, एंड एज अ रिजल्ट आप देखोगे तो जो शिवालिक के पहाड़ है वहां पे आपको ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पूरा माउंटेन सिस्टम। ठीक है, डन। चलो अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात आती है यार, दैट इज अबाउट द दून वैली। अगर आप कभी भी देखोगे तो जो शिवालिक्स है हमारे, है ना, जो शिवालिक्स है और जो हमारा हिमाचल है, इसके बीच में ना एक गैप है, एक बड़ा सा गड्ढा है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि जो नदियां हैं उन्होंने आकर के इस गड्ढे को फिल कर दिया। कैसे फिल कर दिया? अपने साथ वो सेडिमेंट्स लेके आई, मिट्टी लेकर के आई, पत्थर लेकर के आई, और यहां पे डिपॉजिट करती चली गई। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि पहले ये एक लेक जैसा हुआ करता था, तो अभी लेक तो सूख चुका है, लेकिन यहां पे जो गड्ढा या जो गैप क्रिएट हुआ था ये मिट्टी वगैरह से, पत्थर वगैरह से पूरी तरह भर चुका है, तो एक वैली जैसी बन गई है, राइट। और इसी को हम कहते हैं दून वैली। तो आज अगर आप कभी देहरादून घूमने जा रहे हैं तो एक बार शाम के समय मसूरी से देहरादून को जरूर देखिएगा। ऐसा लगता है कि देहरादून एक डिप्रेशन, एक गड्ढे के अंदर बसा हुआ है, तो गड्ढा नहीं है, बेसिकली वो वैली है जिसको आप दून वैली कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कई बार कि दून्स किसे कहा जाता है? तो दून्स जनरली हिमाचल और शिवालिक्स के बीच का जो गैप है ना, या बीच का जो वैली है जो लाई करता है बच्चे, उसको कहलाते हैं दून्स। ठीक है, बात क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक चलिए, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के बाद जो है 2-3 बातें, उसके बाद क्लास को वाइंड अप। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कहते हैं फटाफट से, एक क्वेश्चन करते हैं, पोल्स करते हैं जल्दी से, उसके बाद क्लास को फटाफट से वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डैश इज द लॉन्गिट्यूडनल वैली, डैश इज द लॉन्गिट्यूडनल वैली lying between हिमाचल एंड शिवालिक्स। ठीक है, हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में जो वैली लाई करती है बेटा वो क्या कहलाती है? ठीक है, डन। 4 ऑप्शंस, पीर पंजल, रोहतांग, दून वैली, या फिर बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन है बच्चों के पास, फटाफट से बच्चे आंसर करेंगे। वन ऑफ द लास्ट पोल्स हैं बच्चे, एंड देन वी विल वाइंड अप। ठीक है,
चलिए फटाफट से फटाफट से फटाफट से, वेरी नाइस, जबरदस्त 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 भाई, बहुत ही बढ़िया, बच्चों ने बहुत प्यारा किया है, बहुत अच्छा किया है, जबरदस्त किया है। चलिए बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, डन। चलिए ओके, कर लिया क्वेश्चन, कर लिया सवाल। चलो, तो क्वेश्चन बहुत इजी था, हमने जस्ट अभी पढ़ा कौन सी वैली यार, ये है अपनी दून वैली, ठीक है। तो हमने पढ़ा था देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। सो ये क्या है, बेसिकली द वैलीज हैं, किसके बीच में, शिवालिक एंड हमारे हिमाचल के बीच में, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट किया है यहाँ पे, एंड 95% बच्चे कह रहे हैं कि सर बिल्कुल सही आंसर है। नीलिमा ब्राउन ट्वीट्स अजल्फा, I'll call you अंजुम, that's better, right? प्रगति, शाहिद, क्या बात है, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत सारे प्यारे प्यारे सुपर बच्चे, ठीक है। चलिए देखो, छोटी सी बात बताता जाता हूं, क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लास को फिनिश करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो हमने पहाड़ों के बारे में स्टडी किया, हमने इंडिया के इन जनरल ज्योग्राफी के बारे में समझा, इन जनरल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा। तो देखो, एक बहुत सीधी सी बात मैं आपको बताता हूं, बात ऐसी है कि जब कभी भी जब पहाड़ खत्म होते हैं ना, जब बच्चे माउंटेन्स खत्म होते हैं, तब आप देखोगे कि कई बार अगर आप ऋषिकेश या हरिद्वार चले जाइए तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना, कि जहां पे नदी जो है, वाटर बहुत थोड़ा सा हो जाता है और सब जगह आपको पत्थर 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 दिखाई देते हैं। तो बेटा, इस बेल्ट को हम लोग ज्योग्राफी के अंदर कहते हैं भाबर बेल्ट, ठीक है। ये जनरली तब होता है जब आपका पहाड़ खत्म हो चुके होते हैं, नदी जो है नॉर्थ प्लेन्स के अंदर एंटर कर जाती है, तो उसके पास इतना वेट होता है पत्थरों का, सेडिमेंट्स का, कि वो क्या करती है, सारी चीजें यहीं पे डिपॉजिट कर देती है और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के आगे बढ़ जाती है। तो यहां पे ऐसा फील होता है यार कि कई बार कि पानी खत्म हो गया नदी का, बट पानी खत्म नहीं होता, पानी बहता रहता है, बट थोड़े कम अमाउंट्स में रहता है, एंड ये एरिया कहलाता है आपका द भाबर बेल्ट और द भाबर रीजन, ठीक है। ऐसे अगर आप देखोगे तो एक टाइम ऐसा भी आता है, अगर आप देखेंगे तो ये नदी दोबारा से रीअपियर करती है और कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट करती है, यानी आप देखोगे तो यहां पे बहुत सारी घास होगी, बहुत सारा स्वैम्प यानी दलदल होगा और पानी होगा। तो ये रीजन फिलहाल एग्रीकल्चर के लिए बच्चों बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इसको आप तेराई रीजन भी कहते हैं। ऐसे ही प्लेन एरियाज में आपको दो और रीजन मिलेंगे, एक भाबर, एक भांगड़, एक खादर। तो भांगड़ बेसिकली वो इलाका होता है जहां पे एलुवियल सॉइल काफी पुरानी है, और खादर वो इलाका होता है जहां पे एलुवियल सॉइल काफी नई है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो भारत का जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, बेसिकली जो गंगा वाला इलाका है, गंगा वाला बेसिन है, या गैंजेस का एरिया, या फिर आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, ये वाला जो इलाका है, ये काफी फर्टाइल है और एग्रीकल्चर के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, राइट बच्चों। चलिए, तो भाई ये तो कहानी बच्चों मैंने आपको बता दी प्लेन्स की, कि प्लेन्स के साथ क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। वैसे अगर आप प्लेट्यू की बात करेंगे, अगर हम डेजर्ट्स की बात करेंगे, तो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे आप देखोगे तो भारत में अरावली के पहाड़ और अरावली के रेंजेस है। तो अरावली के इस साइड का जो एरिया है वो तो डेजर्ट एरिया नहीं है, बिकॉज वहां बारिश हो जाती है, बट अरावली के जो पैरेलल, जो ऑपोजिट साइड का एरिया बच्चे, यहां तक कई बार विंड्स या पानी नहीं पहुंच पाता, और आप देखोगे कि कंपैरेटिवली ये जो इलाका है हमारा काफी ड्राई है, ठीक है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो भारत में कई सारी माउंटेन रेंजेस, हिल रेंजेस भारत के अलग अलग पार्ट्स में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। हालांकि भारत में जो ये वाला सेक्शन आता है बच्चे, ये जो पूरा इलाका आता है, ये कहलाता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। क्या कहलाता है बच्चों, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। एंड अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर से अगर आप नीचे जाओगे, साउथ में जाओगे, तो कहलाएगा डेक्कन प्लेट्यू, और अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो कहलाएगा सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। क्या कहलाएगा बच्चों, नीचे के साइड डेक्कन प्लेट्यू, ऊपर के साइड सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे प्लेट्यू रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे मिनरल्स काफी मिलते हैं यहाँ पे। दूसरी बात, अगर आप भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट को रियलाइज करेंगे या एनालाइज करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत के वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड्स पे एक तो आपके हिल्स हैं, पहाड़ हैं। तो जो पहाड़ का इलाका है बेटा, वो कहलाता है आपका घाट्स रीजन, जिसको आप कहते हो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। और पहाड़ के अलावा कुछ प्लेन एरिया भी है जो हमारा समुद्र के बीच में और इन पहाड़ों के बीच में दबा हुआ है, सैंडविच्ड है, और इसको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चों, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चे यहाँ पे, कोस्टल प्लेन्स, राइट। तो हमने क्या सीखा कि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स पे पहाड़ का इलाका है, हिली एरिया है, वो घाट्स कहलाता है, और जो प्लेन एरिया है वो कहलाते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र से गोवा का जो इलाका है, ठीक है, ये अगेन आपका कहलाता है बच्चे, राइट। तो महाराष्ट्र से गोवा का इलाका ये कहलाता है हमारा कोंकण प्लेन, राइट। फिर अगर आप देखेंगे कर्नाटका का जो इलाका है वो कहलाता है कन्नड़ा प्लेन्स, राइट।
एंड वही अगर हम बात करें बच्चे, हमारा केरला के आसपास का इलाका जो है बच्चे कहलाता है आपका मलाबार प्लेन्स या फिर मलाबार कोस्ट, ठीक है। वैसे अगर आप देखोगे जो तमिलनाडु के आसपास का एरिया है, प्लेन एरियाज, ये कहलाता है कोरोमंडल कोस्ट। एंड इससे ऊपर उड़ीसा वाले बेल्ट में अगर आप जाओगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो ये कहलाता है आपका नॉर्दर्न सरकार्स, राइट। तो ये हो गया हमारा मेजर डिवीजन बच्चे टुवर्ड्स द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैप आता है हमारी रिवर्स को लेकर के, कि भारत में 3 बड़े रिवर सिस्टम्स हैं, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यानी ऊपर का जितना भी पार्ट जहां पे इंदस नदी बहती है दोस्तों, आपका पंजाब का सेक्शन, इसके ट्राइब्यूटरीज हो गए, जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया, लद्दाख वाला इलाका हो गया, ये कहलाता है इंदस का ड्रेनेज बेसिन, यानी जहां पे इंदस नदी फ्लो करती है, राइट। वैसे ही जहां पे गंगा नदी फ्लो करती है बेटा, ये पूरा एरिया, ये कहलाता है आपका गंगा रिवर बेसिन। और जहां पे ब्रह्मपुत्र नदी यानी ब्रह्मपुत्र जो आपकी रिवर है बच्चे, ये फ्लो करती है, ये कहलाता है हमारा ब्रह्मपुत्र बेसिन। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जब आप तिब्बत में बात करोगे, तो तिब्बत के अंदर हम लोग ब्रह्मपुत्र को कई बार सांगपो के नाम से भी जानते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग पार्ट कि तिब्बती में अगर आप देखोगे तो जो मानसरोवर लेक है, उसको ओरिजिनेशन पॉइंट माना जाता है 2 रिवर सिस्टम्स का। पहला तो इंदस हो गया और दूसरा ब्रह्मपुत्र हो गई। तो इंदस भी मानसरोवर के आसपास ही ओरिजिनेट करती है और इस साइड पे मूव करना स्टार्ट करेगी, कश्मीर वाले साइड पे। और ब्रह्मपुत्र अगर आप देखोगे तो ईस्ट वाले साइड पे स्टार्ट करती है मूव करना, राइट। और ब्रह्मपुत्र भारत में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जब नामचा बारवा जो माउंटेन पीक है वहां से टर्न लेती है और फिर इंडिया में एंटर कर जाती है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें मोटा मोटा बच्चे, तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो 2 तरीके के रिवर सिस्टम्स मिलते हैं। एक हिमालयन रिवर सिस्टम्स जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस आ जाते हैं, और एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स जो भारत के साउथ और सेंट्रल पार्ट्स के अंदर दिखाई देते हैं, राइट। एंड दोनों ही रिवर सिस्टम्स अगर आप देखेंगे बच्चों तो इंपॉर्टेंट है भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत के लोगों के लिए भी, ठीक है। चलिए, इसी के साथ क्लास को वाइंड अप करते हैं। क्लास का लास्ट पोल करना चाहोगे तो फटाफट से कर लेंगे, ठीक है। क्लास का लास्ट पोल करेंगे, फटाफट से करेंगे। लेट्स हैव द लास्ट पोल फॉर द क्लास एंड क्लास को करते हैं फटाफट से वाइंड अप, ठीक है। चलिए, तो लेट्स हैव द लास्ट पोल, आखिरी पोल करते हैं क्लास का एंड क्लास को करते हैं जल्दी से वाइंड अप, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से रेडी हो बच्चों लास्ट पोल के लिए। तो लास्ट पोल क्या है कि ब्रह्मपुत्र is known as dash in तिब्बत, ठीक है। कि ब्रह्मपुत्र को हम लोग तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? 4 ऑप्शंस, जमुना, सांगपो, शांगची, केसांग। डन। चलिए, 4 ऑप्शन है बच्चों के पास। बच्चे फटाफट से आंसर करेंगे यहां पे कि ब्रह्मपुत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बात है, सुपर सुपर, बहुत ही बच्चा, बहुत ही बढ़िया। सो बच्चे, बेसिक सा एक बिगिनर क्लास था, एक स्टार्टर क्लास था। हालांकि इसमें बहुत सारा कंटेंट हमने किया है ना। 1 आवर 45 मिनट्स के अंदर लगभग अगर आप देखोगे तो काफी सारी चीजें हमने सीखी हैं। कुछ मैप्स डिस्कस किए, कुछ गूगल अर्थ का इस्तेमाल किया, तो काफी सारी चीजें बच्चों हम लोग ने यहां पे की है। तो जल्दी से आप बच्चे भी आंसर्स करेंगे। इस चैप्टर में क्या याद करना है अमान भाई? कुछ खास याद करना नहीं है, बिकॉज इस चैप्टर से जनरली मैप बेस्ड चीजें ज्यादा आती हैं। तो मैंने आपको मैप्स के थ्रू ही समझाया है, थियोरेटिकल चीजें बहुत कम आती हैं, राइट। तो अभी जब हम क्लास के अंदर और बैचेस में और चैप्टर्स करेंगे, मैप वर्क वगैरह करेंगे, तो साथ ही साथ में क्वेश्चंस भी इसके साथ ही साथ आपको कराता जाऊंगा बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। डन। बिकॉज होता क्या है बच्चे की पोल्स पे सारे क्वेश्चंस कर नहीं सकते, लिमिटेशन है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आएगा, राइट। तो जब हम क्लास के अंदर आ जाएंगे तो वहां पे अपने पास ऑप्शन होता है कि हम लोग और भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो आंसर बहुत सिंपल था। आंसर इज सांगपो, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों ने करेक्ट आंसर्स दिए हैं एंड बहुत बढ़िया, 98.67% बच्चों ने करेक्ट किया है एंड दैट्स रियली ग्रेट गाइस। सो वी हैव कन्हैया लाल, विलेज यूट्यूबर, प्रत्यक्ष, पूजा, धर्मेश, हिमालय टॉप, रश्मि, हलवा, इन्फिनिटी आर्ट्स, नितिश, अभिलाषा त्रिपाठी, सौम्या, अलोन, बायो, ऋषभ, अने, आबेद, मंजूश्री, सैंडी, श्रीश, क्या बात है, लेजेंड गेमिंग, पिंकी, मास्टर ऑफ गेमर्स, 10 ड्रॉप, ग्लो क्रिएशन, बहुत 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 सारे बच्चे जिन्होंने बहुत बहुत कम समय के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं। चलिए, ओके, चलिए, तो बच्चे देखो बहुत सिंपल है। गोयल ब्रदर्स भी किताब है, मॉर्निंग स्टार भी किताब है,
तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग क्लासेस के अंदर करेंगे, जितना भी कंटेंट करेंगे, अपन आईसीएससी बोर्ड्स को फॉलो करते हुए करेंगे कि आईसीएससी ने जितना टॉपिक दिया है मेक श्योर करें कि उस चीजों को हम कंप्लीट करें, है ना। बिकॉज एज अ टीचर अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है और हर एक बच्चे क्या कुछ ना कुछ अलग किताब चल रही है ना। तो क्लास 9th में जब मैंने रेडियंट वाले बच्चों को पढ़ाया था तो हमेशा जब मैं क्लास नोट्स बना के लेके आता था तो मेक श्योर करता था कि जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं वहां से आपके पास क्लास नोट्स रहे, ठीक है। तो क्लास 10th में भी हम वैसा ही कुछ करने वाले हैं। चलिए, तो टोपो शीट्स भी हम लोग करेंगे। टोपो काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टोपोस भी हम लोग करेंगे, यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी हम करेंगे, बाकी टॉपिक्स भी हम करेंगे, साथ ही साथ हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स भी हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ऐसा नहीं हो रहा कि एक दिन ज्योग्राफी 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 चलती जाएगी, तो आप लोग सब्जेक्ट को मिक्स एंड मैच करके हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मेरे को दीजिए इजाजत, फिलहाल मैं आपके साथ चलता हूं। आपसे मुलाकात होगी बैचेस के अंदर। आज ट्राई किया था बहुत सारे बच्चों के साथ कनेक्ट किया जाए, आज ट्राई किया था बहुत सारे बच्चों के साथ मुलाकात की जाए। चलिए सर, नोट्स कैसे बनाएं? बहुत सिंपल है बच्चों। नोट्स बनाने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप एक अपना कॉपी ले लीजिए। पहली बात तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट से तो इंडिविजुअल नोटबुक चाहिए होगा। फिर जितना भी आप पीपीटी के अंदर मैं आपके लिए लिख के लेके आऊंगा, देखो मैं वो लिख के लेके आऊंगा जिसे तुम एग्जैक्ट उठा करके अपने क्वेश्चन आंसर में लिख सको, ठीक है। बात समझ में आई? मुझे पता है यार, आईसीएससी वाले बच्चों को ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लिखना पड़ता है, कंटेंट बहुत ज्यादा होता है तुम्हारा, तो मैं टॉपिक वाइज हमेशा लेकर के आऊंगा और वो पॉइंटर्स लेकर के आऊंगा जो तुम एज इट इज उठा करके अपने क्वेश्चन आंसर में लिख सको, ठीक है। तो सिंपल है कि जो मैं अपना मतलब प्रेजेंटेशन पे जो भी पॉइंटर्स मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसको बिल्कुल बढ़िया से नोट्स करते चलना, है ना। चैप्टर वाइज चैप्टर आप चाहो तो क्लास के बाद नोट्स बना लेना, राइट, चाहो तो आप पीडीएफ नोट्स से ही पढ़ लेना, बट मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहने वाला है कि आपको ऐसे नोट्स दूं जिन पॉइंटर्स को आप सीधा उठाओ और पेपर के अंदर करके आ जाओ, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? चलिए, डन बेटा, डरना नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टाइम डॉगेश आएगा, चिमकंडी चिंटू आएगा, सब लोग आएंगे यार, सब कोई दोस्त आएंगे बच्चों। देखो, ज्योग्राफी से डरना नहीं है, मजे करोगे, स्कोर करोगे, चीजों समझोगे, आसानी से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री सिविक्स में बहुत मजे आएंगे, तुम्हारा सिलेबस यार बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे करेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू, बस परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, और साथ साथ पढ़ते रहना, रिविजन करना बहुत जरूरी है। तो रिवाइज करते रहिए दोस्तों। असली सिलेबस तो डेफिनेट सी बात है क्लाइमेट चैप्टर से ही स्टार्ट है, हम सबको पता है। तो अगली क्लास में हम लोग क्लाइमेट से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन बच्चों, एंड बाकी मैं हूं यार, कोई टेंशन नहीं है, सोशल साइंस संभाल लूंगा, चिल करो, है ना, संभाल लूंगा यार, इतना ट्रस्ट करो, इतना भरोसा करो कि एसएसटी में जितना बोल दिया उतना फॉलो कर लिया तो यार नंबर ले आओगे, ठीक है, टेंशन मत लो। डन? चलो बच्चे, यूपी बोर्ड के लिए नहीं है ये, है ना, दिस इज फॉर आईसीएससी बोर्ड। तो आईसीएससी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए क्लास था, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर। हिंदी मीडियम नहीं है बेटा राजपूत जी, हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के लिए नहीं है, उसके लिए अलग से बैच आता है हमारा, उड़ान हिंदी नाम से, ठीक है। तो वो अभी आ रहा है अगस्त। तो ये है क्लास आपका आईसीएससी बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। चलो, समोसे दे रहा हूं भाई, दे रहा हूं समोसे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं दोस्तों, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, इट्स नॉट इन इंडिया, ठीक है। बच्चे कंप्यूटर के सर आ जाएंगे आपके पास, तो ओके। एवरेस्ट इट्स कंपल्सरी इको क्लासेस नहीं बच्चे, नो नो, नॉट अ कंपल्सेशन। जिसका इकोनॉमिक्स नहीं है वो बच्चा इको की क्लास नहीं अटेंड करेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कंपल्शन नहीं है, आपके ऊपर है, आप इको अटेंड, आपके पास नहीं है इकोनॉमिक्स, मत करो अटेंड, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए, बाय एवरीवन। होमवर्क यार, होमवर्क कुछ भी नहीं यार, आज थोड़ा दिमाग को रेस्ट दो, आज इतना पढ़ लिया बहुत है, आज होमवर्क नहीं दूंगा, होमवर्क दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो आज होमवर्क नहीं दूंगा यार मैं, आज होमवर्क दे मिलेगा अगली क्लास में। आज दिमाग को रेस्ट दो, थोड़ा रेस्ट डाउन करो, आराम से रहो और कॉन्फिडेंट रहो यार, है ना। चलिए, तो कॉन्फिडेंस के साथ मुलाकात होगी अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड लव यू ऑल।